चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में घर आ जाएगा। पर तुम वहां क्यों हो? प्लीज मेरे भाई को कुछ मत करना। तुम इतने में ही परेशान हो गई। मुझे तो ये भी पता है कि निमेश आज अपनी बुआ को लाने ग्वालियर गया है। अब तो तुम्हें यकीन आ ही गया होगा। मुझे तुम्हारे घर की सारी खबर रहती है। आखिर तुम चाहते क्या हो? बस तुम्हें आज तुम्हारे घर अपने मम्मी पापा को फिर से भेजूंगा। इस बार उन्हें खाली हाथ ना लौटना पड़े, वरना जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। उसकी बात सुन करके रिद्धिमा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। प्रशांत की आवाज सुन करके रिद्धिमा घबरा गई। ऊपर से उसने ये भी कहा कि वह उसके घर की सारी खबरें रखता है। उसे ये भी पता है कि निमेश अपनी बुआ के घर गया है, इसलिए अगर वह चाहती है कि वह किसी को नुकसान ना पहुंचाए तो प्रशांत से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। उसकी बात सुन करके रिद्धिमा को रहा सहा चैन भी चला गया। लगभग आधे घंटे बाद दरवाजे पर कार के रुकने की आवाज आई थी, पर रिद्धिमा की हिम्मत नहीं हुई कि वह बाहर निकले। और जब आरव हंसते हुए घर में दाखिल हुआ तब वह अपने कमरे में जा करके रोने लगी। वह खुद को बहुत मजबूर महसूस कर रही थी और मन बना रही थी कि जब प्रशांत के मम्मी पापा आएंगे तब वह हाँ में जवाब दे देगी। उधर रात के 10 बजे थे। प्रशांत अपने घर में अपनी दादी माँ के साथ बैठा हुआ था। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा करके नौकरानी एक साइड खड़ी थी। प्रशांत के मम्मी पापा क्लब से वापस नहीं आए थे, इसलिए प्रशांत का खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। उसने सोचा था कि आज अपने मम्मी पापा को रिद्धिमा के घर जाने के लिए कहेगा, पर रात के 10 बजे तक वो दोनों घर से बाहर ही थे। दादी माँ के समझाने और दिलासा देने पर कि कल दिन में ही वो दोनों को उसके रिश्ते के लिए भेजेगी, प्रशांत ने खाना शुरू कर दिया। और जब दोनों खा करके उठ रहे थे तब प्रशांत के मम्मी पापा की आमद हुई। वह उनसे कुछ कहना चाहता था पर दोनों ही नशे में थे। उनके लिए पार्टी से पी करके आना कोई नई बात नहीं थी। हाई सोसाइटी में मूव करने के सारे तरीके आजमाते थे उसके मम्मी पापा, पर प्रशांत चाहे कितना भी दुखी हो शराब को हाथ तक नहीं लगाता था कभी। वह अपने कमरे में आ गया और कल के बारे में सोचते हुए सो गया। इधर 10:30 बजे तक रिद्धिमा अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। निमेश भी अपनी बुआ के यहाँ से नहीं आया था और प्रशांत का फोन भी नहीं आया था और ना ही उसके मम्मी पापा घर आए थे रिश्ता लेकर के। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात पर खुशी महसूस करे कि नहीं। बहुत देर बाद नींद आई तो उसे फिर से सवेरे ही उसकी आंख खुली। आजकल हल्की सी आहट पर भी वो चौंक जाती थी। रिद्धिमा हर धड़कन पर हृदय तेज गति से धड़कने लगता था। आज पंडित जी घर आने वाले थे, इसलिए कोमल जी सात्विक भोजन बनाने में लगी थी और थोड़ा सा डर भी था उनके मन में। सगाई की डेट रखी जा चुकी थी, पर निमेश की दादी जी ने रिद्धिमा और निमेश की कुंडली मिलाने के बाद ही रिश्ता करने के लिए कहा था और निमेश और उसके घर के लोगों को इस बात में कोई आपत्ति महसूस नहीं हुई। हालांकि सुरेंद्र जी इस बात के सख्त खिलाफ थे, पर क्या कर सकते थे। आज भी हमारे देश में लड़के वालों की मर्जी को मानना ही पड़ता है। तो पंडित जी आने वाले हैं और पंडित जी के साथ गांव से दादी जी भी स्वयं चल करके आ रही हैं, इसलिए रिद्धिमा ने आज साड़ी पहनी है और सिर पर आंचल भी रखा है। खैर, रिद्धिमा को ये सब करना अच्छा भी लग रहा है, उसे तो स्वयं ही ऐसी बातें पसंद हैं, पर दादी जी कुछ ज्यादा ही रूढ़वादी सोच रखती हैं। रिद्धिमा जब उनके पांव छूती है तो निमेश की मम्मी कहती हैं कि 7 बार पांव छुओ तब आशीर्वाद देंगी। रिद्धिमा ने उसकी बात मान करके ऐसा ही किया। तब वह बहुत खुश हो गई और अपने साथ बिठा करके प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए रिद्धिमा के हाथ से बने खाना खाने की फरमाइश की। इसलिए रिद्धिमा उनकी पसंद का खाना बनाती है। सबने खाने की बहुत तारीफ की। दादी जी ने भी दिल से आशीर्वाद दिया। पूरा दिन इन सब बातों में कब बीत गया पता ही नहीं चला। निमेश की दादी और मम्मी जी बहुत खुश हो करके गई थी। जूही और निकिता भी सुबह से आई हुई थी, लेकिन वो दोनों अभी भी रिद्धिमा के पास रुकी हुई थी। तीनों छत पर टहलती हुई बातचीत कर रहे थे, पर
रिद्धिमा बहुत कम बोल रही थी और किसी सोच में डूबी हुई लग रहे थे। जूही ने उससे कुछ पूछना चाहा कि निकिता की मम्मी का फोन आ गया। उन्होंने उसे घर आने के लिए कहा, इसलिए घर चले गए। तब जूही ने फिर से पूछा, रिद्धिमा क्या बात है, तुम कम तो हमेशा से बोलती हो पर ऐसे उदास तो नहीं रहती, कुछ तो बताओ। देखो बोलने से दिल का बोझ हल्का होता है और मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचूंगी, जानती हूँ जूही। तो फिर बताओ, मुझे पता है कोई तो बात जरूर है। फिर रिद्धिमा छत के फर्श पर बैठती चली गई तो जूही भी उसके पास ही बैठ गई। उसने उसके कंधे पर हाथ रख करके उसे सांत्वना देते हुए कहा, चलो अब पूरी बात बताओ, क्या परेशानी है। फिर रिद्धिमा ने शुरू से सारी बातें बताई। प्रशांत का रोज रात में फोन करके परेशान करना, उसका नवीन का एक्सीडेंट करवाना और फिर उससे रिश्ते का टूटना, फिर आरव की बस का खराब होना और प्रशांत की मदद करना, और फिर से धमकी देना कि निमेश के साथ शादी के लिए मना कर दूं, वरना निमेश या फिर आरव के साथ कुछ भी हो सकता है। तुम ही बताओ जूही, तुम लोग तो कहती थी कि मैं बिल्कुल बहन जी लगती हूँ, मुझे नए जमाने के हिसाब से पहनना ओढ़ना चाहिए, ऐसे में बैकवर्ड लगती हूँ, ऐसे हुलिया में मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। फिर आखिर वह मेरे पीछे क्यों पड़ा है बताओ। यार तू इतना कुछ अकेले झेलती रही, बर्दाश्त करती रही, हम में से किसी को कुछ भी नहीं बताया, पर तुमने अंकल को क्यों नहीं बताया। सब कुछ इतना अचानक और एक के बाद एक घटता गया जूही, और मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। और फिर शुरू में मुझे नहीं लगा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। रिद्धिमा रुआंसी हो गई थी। अच्छा अब ज्यादा मत सोचो, 2 दिन बाद ही तो सगाई है तुम्हारी, और तुमने बताया भी था कि प्रशांत कल अपने मम्मी पापा को भेजने वाला था, पर वो लोग नहीं आए। हो सकता है उनके पेरेंट्स ने ही उसकी बात नहीं मानी हो। वैसे भी वो लोग अमीर हैं, एक बार तुम्हारे पापा ने इनकार कर दिया था तो दूसरी बार अपनी बेइज्जती करवाने क्यों आएंगे भला। जूही की बातों से रिद्धिमा के मन को थोड़ा ढांढस मिला तो वह मुस्कुरा दी। ये हुई ना बात। अच्छा यार अब मैं भी चलती हूँ, मम्मी घर पर इंतजार कर रही होंगी। हाँ यार ठीक है, तुम जाओ। जूही अपने घर चली गई थी और उसे सारी बातें बता करके रिद्धिमा का मन भी अब हल्का महसूस कर रहा था। रिद्धिमा ने टाइम देखा तो अभी बस 4 ही बजे थे, इसलिए वह छत पर ही टहलने लगी। मौसम में हल्की सी सिरहन थी, हवाएं जब तन से टकराती तो अजीब सी राहत महसूस हो रही थी। उसी समय निमेश का कॉल आ गया। उसने रिद्धिमा के हेलो कहते ही चहकते हुए कहा, वाह यार आज तो तुमने सबका दिल जीत लिया, दादी जी तो तुम्हारी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उसकी बात सुन करके रिद्धिमा मुस्कुरा दी, कहा तो और क्या, अब वो मेरी भी तो दादी जी हैं। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसी बात पर अब दादी जी के पोते को भी थोड़ी सी खुशी दे दो। क्या मतलब? ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारे लिए एक 1 पीस ड्रेस लेकर के आया था, उसे पहन करके दिखला दो बस, मैं तो उसी से खुश हो जाऊंगा। रुको मैं तस्वीर भेजता हूँ। यार वो पहन करके जब तुम मेरे साथ किसी पार्टी में चलोगी तो सबकी नजरें केवल तुम पर ही होंगे। तुम्हें पता ही नहीं तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती कपड़ों में दब करके रह जाती है। और ऐसे ही बोलते बोलते निमेश ने एक मॉडल की तस्वीर भेज दिया। वह एक ब्लैक ऑफ शोल्डर 1 पीस ड्रेस पहने थी जो घुटने से ऊपर थी। रिद्धिमा ने देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और निमेश कह रहा था, मैं निकिता से भेजता हूँ, तुम इसे पहन करके तस्वीर खींच करके भेजना, अभी के लिए इतना ही चलेगा। मालूम है मुझे तुम इसे पहन करके मेरे सामने खड़ी होने वाली नहीं हो, बस एक बार तुम मेरी बन जाओ, तब तक दिल को रोकना ही पड़ेगा मुझे। निमेश मैं इसे नहीं पहनना चाहती। क्या? इसे पहनने में क्या दिक्कत है? कौन सा मैं तुम्हें हाथ लगा करके देखूंगा, बस तस्वीर ही तो भेजने को बोला है, निमेश ने तुनकते हुए कहा। रिद्धिमा ने उसे नाराज होते देखा तो वो घबरा गई और कहा, जी ठीक है भेज दीजिए।
हाँ, ये हुई ना बात। देखना इसे पहन करके तुम कितनी खूबसूरत लगोगी। अच्छा, मैं थोड़ी देर में भेजता हूँ, अभी मम्मी ने बुलाया है। जी। निमेष की बात सुन करके रिद्धिमा का मन अजीब सा फील करने लगा था। उसे निमेष के लिए तैयार होने, उसकी बात मानने में कोई गलत बात नहीं लगे थे, पर उसे सबके सामने अपने जिस्म की नुमाइश करना हरगिज पसंद नहीं था। वह सोच सोच करके परेशान होने लगी थी। शादी के बाद निमेष तो केवल अपनी ही बात मनवाएगा। उसका एक ही पल में गुस्से में आ जाना रिद्धिमा को डरा रहा था। फिर उसने सोचा, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ, बाद की बात बाद में देखी जाएगी। चलूं नीचे चल करके मम्मी की कुछ हेल्प कर दूं, कम से कम। वह नीचे आई तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। तब आरव ने आगे बढ़ करके दरवाजा खोला। दरवाजे पर प्रशांत के मम्मी पापा थे। रिद्धिमा ने देखते ही उन्हें पहचान लिया और परेशान हो गई। कहाँ तो उसने सोचा था कि ये लोग रिश्ता लेकर के नहीं आएंगे, पर पता नहीं कैसे अजीब लोग थे, तो एक बार इनकार करने के बावजूद फिर से रिश्ता लेकर के हाजिर हो गए हैं। रिद्धिमा परेशान सी अपने कमरे में चली गई और आरव ने उसे घर के अंदर बुला लिया। क्योंकि आज रिद्धिमा के पिता घर पर ही थे, इसलिए उसने उन्हें बुला करके अपने पापा को आवाज दिया, पापा देखिए, कोई आपसे मिलने आए हैं। सुरेंद्र जी कमरे से बाहर आए और उन्होंने उन्हें बैठने के लिए कहा और आरव को चाय भेजने के लिए बोला। फिर प्रशांत के पापा से मुखातिब हुए, पूछा, आप किस लिए आए हैं? कि मेरा एक ही बेटा है, आपकी बेटी हमारे घर में खुश रहेगी, विश्वास कीजिए। जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ मैं, पर आप भी तो समझिए, मेरी बेटी का रिश्ता तय हो चुका है। देखिए, आप एक बार अपनी बेटी से भी तो पूछिए। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वह वहीं शादी करेगी जहां मैं कहूँगा। जी, एक बार पूछ लीजिए, हमारी तसल्ली हो जाएगी। हम चलते हैं, आप अपनी बेटी से बात जरूर कीजिएगा और हमें फोन पर बता दीजिएगा। ये कह करके प्रशांत के पिता भूषण जी ने अपना कार्ड बढ़ा दिया, पर जब सुरेंद्र जी ने उसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया तो उन्होंने कार्ड सोफे पर रख दिया और चलने के लिए खड़े हो गए। और जब कोमल जी चाय लेकर के आई तो दोनों दरवाजे से बाहर जा रहे थे। उन्होंने पति की ओर सवालिया दृष्टि से देखा, जैसे कि जानना चाहती हैं कि कौन लोग आए थे और इतनी जल्दी क्यों चले गए। आप बैठिए, सब बताते हैं आपको। जी, ये वही लोग थे क्या जो कुछ दिन पहले भी रिद्धिमा के लिए रिश्ता लेकर के आए थे? देखने से तो अमीर मालूम होते हैं, फिर क्या वजह होगी? कोमल जी ने सोचते हुए कहा, अरे, बड़े लोगों के बड़े कारनामे होते हैं। इनके बेटे के बारे में मालूम किया है, शादी के 3 महीने बाद ही अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था और अब हमारी बेटी से शादी करना चाहता है। ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करने से अच्छा है किसी गरीब घर में ब्याह दूं। और क्या, ऐसे इंसान का क्या भरोसा। आपने बिल्कुल सही किया जी, जो इनकार कर दिया। रिद्धिमा कमरे के बाहर खड़ी हो करके अपने मम्मी पापा की बातें सुन रहे थे। तभी उसके मोबाइल पर प्रशांत का कॉल आ गया। उसने जल्दी से मोबाइल साइलेंट मोड में किया और अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके फोन उठाया और फोन उठाते ही प्रशांत की आवाज आई, रिद्धिमा जी, इस बार इनकार नहीं होना चाहिए, वरना जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। इतना बोल करके प्रशांत ने फोन कट कर दिया और रिद्धिमा के हाथ पांव कांपने लगे। उधर सुरेंद्र जी ने कोमल जी को पूरी बात बताई और कहा, कितने अजीब लोग हैं, मुझसे कह रहे हैं कि अपनी बेटी से पूछूं कि वह उनके बेटे से शादी करना चाहती है। अब बताओ, क्या मैं अपनी बेटी को नहीं जानता, जो मैं किसी अनजान के कहने पर से अपनी बेटी से सवाल करूंगा? जाने दीजिए, होते हैं दुनिया में ऐसे भी लोग। अब इन बातों को छोड़िए जी, हमें बेटी की सगाई की तैयारियों पर ध्यान देना चाहिए। मम्मी पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, रिद्धिमा ने अंदर आते हुए कहा। हाँ कहो बेटा, क्या बात है? मैं निमेष से शादी करना नहीं चाहती, आप उन्हें हाँ कह दीजिए, जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे मिलने आए थे अपने बेटे का रिश्ता लेकर के। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? पता भी है क्या बोल रही हो? कोमल जी बेटी की बात सुन करके बिफर करके बोली, हाँ माँ, मैं सब कुछ सोच करके बोल रही हूँ, बस आप मेरी बात मान लीजिए और उन्हें हाँ में जवाब दे दीजिए।
रिद्धिमा की बात सुनकर के कोमल जी को गुस्सा आ गया। वो बेटी को डांटने लग गई कि वह ऐसा कैसे बोल सकती है, उसे अपने पिता और घर की मान प्रतिष्ठा का कोई ख्याल नहीं है। उन्होंने तो गुस्से में ये भी कह दिया कि नवीन के परिवार वालों के रिश्ता तोड़ने की वजह भी तुम ही होगी, इसलिए तू निमेश के साथ शादी की बात सुन करके खुश नहीं लग रहे थे, क्योंकि तू प्रशांत से प्यार करती है। कोमल जी रोती भी जा रही थे और बेटी को झकझोर भी रहे थे, पर रिद्धिमा अपनी बात पर अड़ी रही और फिर से अपनी बात दोहराया। पापा, मैं बालिग हूँ और अपना भला बुरा अच्छी तरह समझती हूँ। आप प्रशांत के पापा को कॉल करके बता दीजिए कि मैं उनके बेटे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। सुरेंद्र जी और कोमल जी रिद्धिमा का व्यवहार देख करके हतप्रभ रह गए थे। उन्हें अपनी बेटी से ऐसे व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थे। फिर सुरेंद्र जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके रोक दिया और बोले, आरव की माँ, आप क्यों इसे समझा रही हैं? सुना नहीं, हमारी बेटी बालिग हो चुकी है, अपना अच्छा बुरा समझती है। हमारा बस एक ही फर्ज है, इसका कन्यादान कर दें और फिर ये जाने और इसके चाहने वाले। सुरेंद्र जी के लफ्जों में नाराजगी, गुस्सा, दुख और बेबसी जाने कितने भाव समाये थे। वह बिल्कुल हारे हुए लग रहे थे। जिस बेटी की अच्छाई और अपनी परवरिश पर उन्हें इतना मान था, आज उसने सब कुछ एक ही पल में तोड़ करके रख दिया था। फिर सुरेंद्र जी ने खुद को संभाला और सोफे पर से भूषण जी का दिया कार्ड उठा करके भूषण जी को कॉल लगाया और उन्हें कहा कि हमें आपके बेटे का रिश्ता मंजूर है। फिर उन्होंने दूसरा कॉल निमेश के पिता को किया और उनका रिश्ता तोड़ने के लिए माफी मांग ली। और फिर जैसे घर में खामोशी सी छा गई। बस आरव की वजह से सब खुद को नॉर्मल दिखा रहे थे। 2 दिन बाद सगाई थे, पर घर में मातम का सा माहौल बन गया था। 2 दिन बाद सगाई शहर के सबसे बड़े होटल में हुई और जाहिर सी बात है कि सारी तैयारियां प्रशांत के परिवार की ओर से की गई थी। आरव के परिवार वाले बस तैयार होकर के शामिल हो गए थे। शहर के बड़े बड़े लोग इस पार्टी की रौनक बढ़ा रहे थे। रिद्धिमा के आते ही ब्यूटिशियन उसे अपने साथ ले गई और अपने माहिर हाथों से उसकी खूबसूरती को और भी दिलकश रूप दे दिया। तैयार होने के बाद जब रिद्धिमा ने आईना देखा तो मुस्कुराते हुए उदास हो गई। उसकी सगाई होने जा रही थी, पर उसे कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। सीमा ऐन सगाई के समय आई थी। सभी बस फॉर्मेलिटी निभा रहे थे, पर आरव बहुत खुश था और प्रशांत को अंकल के बजाय जीजू बोलना शुरू कर दिया था। प्रशांत भी उसका बहुत ख्याल रख रहा था। रिद्धिमा के परिवार वाले प्रशांत के साथ बहुत बेरुखी से पेश आ रहे थे, पर वह इस बात को इग्नोर करके सबसे मुस्कुरा करके बात कर रहा था और उनका ख्याल रख रहा था। हालांकि वह स्टेज पर था, फिर भी वह वहीं से नजर रख रहा था कि कोई रिद्धिमा के परिवार वालों के साथ मिसबिहेव ना करे। रिद्धिमा और प्रशांत ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और फोटोग्राफर ने दोनों की बहुत सारे तस्वीरें ली। सबके सामने रिद्धिमा खुश होने का दिखावा कर रहे थे, इसलिए मुस्कुरा रही थी और प्रशांत उसे मुस्कुराते हुए देख करके बहुत खुश था। सभी दोनों की जोड़ी की तारीफ कर रहे थे। प्रशांत और रिद्धिमा दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। हालांकि प्रशांत की आंखों में प्यार की खुमारी छलक रही थे, जबकि प्रशांत की पलकें झुकी हुई थे। सब समझ रहे थे कि ये उसकी शर्म है, जबकि वह अपने आंसू छुपा रहे थे। सगाई का फंक्शन खत्म हुआ तो रिद्धिमा अपने परिवार के साथ अपने घर आ गई और सीमा अगले दिन ही ससुराल लौट गई। घर का माहौल अजीब सा हो गया था। सब मजबूरी में एक दूसरे से बात करते और अपने अपने कमरे में बंद हो जाते थे। प्रशांत रोज रात में रिद्धिमा के मोबाइल पर कॉल लगाता था, पर रिद्धिमा फोन नहीं उठाती थी और अगर कभी गलती से उठा लिया तो बगैर बोले कट कर देती। फिर 4 दिन बाद ही भूषण जी ने फोन पर बताया कि शादी का मुहूर्त 10 दिन के बाद का है, पर आप ज्यादा परेशान मत होइएगा, सारी जिम्मेदारी वेडिंग प्लानर को दे दिया गया है, वह अपने हिसाब से सब अरेंज कर लेंगे। बस 10 दिनों के बाद ही रिद्धिमा अपने घर से पराई होने वाली थी,
पर उसके एक फैसले ने उसे वक्त से पहले ही पराया कर दिया था। उसके मम्मी पापा उससे बात ही नहीं कर रहे थे। रिद्धिमा अपने कमरे में छुप छुप करके रोती थी। वह अपना दर्द किससे कहती। निमेश से रिश्ता टूटने के बाद उसकी सहेलियों ने भी उससे बात करना बंद कर दिया था। जूही ने एक बार फोन किया तो वह बहुत खुश हो गई, पर उसने ये कहने के लिए फोन किया था कि तू तो कहती थी प्रशांत तुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर उससे शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गई। रिद्धिमा ने उसे अपनी सफाई देनी चाहिए भी, पर उसने अपनी बात कह करके फोन रख दिया था और रिद्धिमा रोने लगी थी। उसे जूही से ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर उसने अपने आप को समझा लिया कि उसकी किस्मत में इतने दिनों तक ही सबका प्यार लिखा था। वह खुद ही चुप सी हो गई थी। 10 दिन बाद होटल से ही शादी होने वाली थी, जहां एक ही दिन में सारे वैवाहिक रस्में निभाई गई। सुरेंद्र जी और कोमल जी ने कन्यादान कर दिया और 7 फेरों के बाद रिद्धिमा हमेशा के लिए प्रशांत की हो गई और अब विदाई की बेला आ गई थी। रिद्धिमा सबसे गले लग करके खूब रोई। इतने दिनों से वह सबके सामने अपने आंसू नहीं आने दे रहे थे, पर अब उसकी आंखों में ये बंद बांधने से इनकार कर रहा था। आरव भी अपनी बहन के गले लग करके बहुत रोया और अपने जीजू से उसका ख्याल रखने के लिए कहा। आज ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी बहन का छोटा नहीं बल्कि बड़ा भाई हो। उसने रिद्धिमा को प्रशांत के साथ कार में बिठा दिया और कार उसे एक नए सफर पर लेकर के चल दी। कार अपने सफर पर चल दी और पीछे रह गए धूल के गुबार। रिद्धिमा ने एक हसरत से पीछे मुड़ करके देखा, पर उसे केवल अपने भाई का चेहरा दिखाई दिया। उसके दिल में टीस सी उठी। इतनी जल्दी सब के सब घर के अंदर चले गए। उसने उदास हो करके अपना सिर झुका लिया था कि अब उसे ये सब सहने की आदत डालनी ही होगी। वह फिर से रोने लगी, इतनी कि उसे हिचकी आने लगी। प्रशांत ने जल्दी से पानी की बाटल निकाली और ढक्कन खोल करके उसके आगे बढ़ाया। मजबूरी में उसने उसके हाथ से पानी की बोतल ले लिया और घूंट भरने लगी, क्योंकि उसे जब भी हिचकी शुरू होती तो बगैर पानी पिए रुकती ही नहीं थे। प्रशांत उसे पानी पीते हुए प्यार से निहार रहा था। वह अभी बिल्कुल मासूम सी गुड़िया लग रहे थे जिसने दुल्हन का लिबास पहना हुआ था। रिद्धिमा उसकी नजरों से बचने के लिए कार से बाहर देखने लगी कि प्रशांत ने कार की सीट से अपना सिर टिका करके आंखें बंद कर लिया। जल्दी ही प्रशांत का घर आ गया। उसके परिवार वाले पहले ही घर पहुंच गए थे वर वधू के स्वागत की तैयारियां करने के लिए। कार रुकते ही प्रशांत की मां ने दोनों की आरती उतारी और रिद्धिमा ने अपने पांव आलता वाले थाल में रखा और प्रशांत के साथ गृह प्रवेश किया। फिर कुछ रस्में निभाई गई। उसके बाद रिद्धिमा को एक कमरे में बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद एक सर्वेंट फल और नाश्ते से भरी ट्रॉली लेकर के आया और साथ में प्रशांत की दादी जी भी आई थी। उन्हें देख करके रिद्धिमा उठ करके बैठ गई। ऐसे वह लेट गई थी। दादी जी उसके पास ही बैठ गई और उसे बताया, बेटा यहाँ सब अलग अलग वक्त में नाश्ता करते हैं। प्रशांत को काम से जाना पड़ा, इसलिए उसने मुझे तुम्हें कुछ खिलाने के लिए कहा है। अब अपनी दादी की बात मानो और अपनी पसंद का कुछ भी खाओ। उन्होंने इतने प्यार से कहा कि रिद्धिमा का मन नहीं था, फिर भी ब्रेड के साथ चाय पी लिया। फिर दादी जी ने उसे आराम करने के लिए कहा और चली गई। शाम तक सारे मेहमान अपने अपने घर चले गए थे। जब सर्वेंट ने दरवाजे पर दस्तक दिया तो रिद्धिमा ने उठ करके दरवाजा खोल दिया और साइड हट गई। वह खाने की ट्राली लेकर के आया था। उसे घर बड़ा शांत सा महसूस हुआ था। उसने पूछा, घर में इतनी ज्यादा खामोशी लग रही है? जी मेम साहब, सारे मेहमान चले गए थे इसलिए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं खा लूंगी। जी। रिद्धिमा ने एक प्लेट में खाना निकाल करके उससे खाया नहीं गया। उसके चेहरे के आगे मम्मी पापा और भाई बहन के उदास चेहरे घूम गए थे, जो बस रिद्धिमा के एक फैसले का नतीजा था। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी मम्मी पापा सोचते हुए रिद्धिमा बे आवाज रो दी। फिर बामुश्किल 2-4 कौर निकल करके उसने अपने हाथ धो लिए और बिस्तर पर गिरने के अंदाज में लेट गई। लगभग घंटे भर बाद ब्यूटिशियन आई थी और उसने फिर से रिद्धिमा को दुल्हन की तरह सजाया। उसकी सुहाग रात जो थी आज, रिद्धिमा का मन तो नहीं था तैयार होने का, पर नई दुल्हन खुद से
क्या कहते। कमरा फूलों से सजाया गया था और रिद्धिमा पलंग पर लेटी हुई थी। प्रशांत ने दरवाजा बंद किया और उसके पास आकर के बैठ गया। रिद्धिमा का चेहरा दूसरी ओर था। प्रशांत ने उसे हौले से छुआ तो उसने नींद में ही करवट बदला। अब उसका खूबसूरत चेहरा पूरी दिलकशी के साथ प्रशांत के सामने था। किसी ने शायद बिल्कुल सही कहा है, सोया हुआ हुस्न और भी अधिक दिल फरेब होता है। रिद्धिमा की मासूम सूरत अभी और भी अधिक प्यारी लग रही थी। उसकी बंद पलकें ही प्रशांत को होश से गाफिल कर रहे थे। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और प्यार से रिद्धिमा के गाल को उंगली से हौले से छुआ। प्रशांत के छूने से वह थोड़ा सा कसमसाई और अपनी आंखें खोल दी और प्रशांत को अपने करीब देख करके हड़बड़ाते हुए उठने लगी कि प्रशांत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, कोई बात नहीं, तुम आराम से लेटो। पर रिद्धिमा ने उसका हाथ झटक दिया और बिफरते हुए बोले, और तुम्हारा ख्याल, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। ऐसा सोचने की भी गलती मत करना। मुझे तुम्हारे साथ से तो क्या, तुम्हारे वजूद से भी नफरत है। मैंने बस इसलिए तुमसे शादी के लिए हाँ कहा क्योंकि अपने भाई या फिर किसी और को नुकसान पहुंचे, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पर अब मेरी कोई मजबूरी नहीं है, इसलिए मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम। इस वक्त रिद्धिमा मासूम सी गुड़िया नहीं, कोई घायल शेरनी लग रही थी। वह एक ही सांस में बोले जा रही थी, इसलिए हाँफने लगे थे। प्रशांत उसकी बात सुन करके थोड़ी देर के लिए सन्न रह गया, पर फिर खुद को संयत करते हुए कहा, ओके, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, बस तुम खुद को संभालो। इस रूम के साथ अटैच एक रूम है, छोटी सी लाइब्रेरी समझ लो, मैं वहीं सो जाऊंगा। तुम किसी बात की फिक्र मत करना। तुमसे शादी की है क्योंकि तुमसे प्यार है मुझे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकता मैं, बस एक बात मान लो। उसने एक वार्डरोब की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं, भारी कपड़ों में तुम्हें सोने में परेशानी होगी, इसलिए बदल लो, मैं जा रहा हूँ। बोल करके प्रशांत एक पल के लिए भी नहीं रुका, लाइब्रेरी में चला गया और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा भी शांत हो गई और वार्डरोब से एक नाइट सूट निकाल करके दुल्हन के लिबास से छुटकारा पा लिया और बिस्तर पर सोने की कोशिश करने लगी। पर अब उसकी आंखों में नींद नहीं थे। दिन को सोने से उसकी नींद पूरी हो गई थी। रिद्धिमा को नींद बहुत देर बाद आई थी, इसलिए सुबह 8 बजे तक वह सोई हुई थी और प्रशांत उठ करके आ गया। उसने घड़ी देखी तो 8 से ज्यादा बज रहे थे। उसे पता था कि थोड़ी देर में कोई ना कोई उठाने जरूर आएगा और उस समय प्रशांत का इस कमरे में ना होना बहुत सारे सवालों को जन्म देगा और वह ये नहीं चाहता था। वह रिद्धिमा को छूना नहीं चाहता था, पर उसे उठाना भी जरूरी था। इसलिए उसने अलार्म घड़ी में अलार्म लगा करके उसके कान के पास रख दिया। अलार्म की तेज आवाज उसके कान में गूंजी तो वह हड़बड़ा करके उठ गई तो सामने प्रशांत कान पकड़ करके सॉरी बोल रहा था। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई तो प्रशांत ने उसे धीरे से समझाया कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है वह सबको पता नहीं चलना चाहिए। अब कोई उठाने आ जाएगा, बस इसलिए ऐसे उठाया। रिद्धिमा ने बात समझी और संभल करके बैठ गई तो उसकी नजर उस तकिए पर पड़ी जो रात में प्रशांत ले करके गया था। वह अब पलंग पर पड़ा था। उसने मन में सोचा, हूँ कितने रूप हैं इस बहुरूपिये के, इस बहुरूपिये इंसान के। अपने परिवार की नजरों में अच्छा बना रहना चाहता है और औरों की कोई परवाह नहीं है। प्रशांत ने आगे बढ़ करके दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर दादी जी खड़ी थे। प्रशांत साइड हो गया तो वह अंदर आ गई। रिद्धिमा ने आगे बढ़ करके उनके पांव छुए तो उन्होंने उसे गले लगा लिया और उसके माथे को चूम करके बहुत दुलार दी। अपने घर में तुम्हारा पहला दिन बहुत मुबारक हो बेटी। तुम दोनों तैयार हो करके नीचे आ जाओ, मंदिर में भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करना है। अब मैं चलती हूँ, दादी जी ने प्यार से कहा। जी दादी जी, मैं जल्दी आती हूँ, कह करके रिद्धिमा सूटकेस खोल करके अपने
कपड़े निकालने लगी और फिर जल्दी ही दोनों तैयार हो करके नीचे आ गए। घर के मंदिर में पूजा की सारी तैयारियां करके रखी थी दादी माँ ने। रिद्धिमा ने पूजा की और फिर आरती गाई और फिर सबने साथ में नाश्ता किया। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए, क्योंकि घर में काम करने के लिए स्टाफ की पूरी टीम थे जो सारे काम करते थे। रिद्धिमा, तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है, तुम खूबसूरत तो हो ही, साथ ही तुम्हारे चेहरे पर ऐसी मासूमियत है, ऐसी पवित्रता है जो किसी को भी गलत करने की इजाजत नहीं देते। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मेरी निगाहें जैसे तुम पर ही रुक गई। तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी लड़की की मुझे तलाश थी। रिद्धिमा के पीछे खड़ा वह अपने जज्बात बताए जा रहा था कि अचानक वह पलटी। वह उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगी कि रिद्धिमा ने पूछा, आपने रामायण पढ़ी है? हाँ पढ़ी है ना, पर तुम क्यों पूछ रही हो? बहुत हैरानी की बात है, उसने तंज कसने के अंदाज में कहा। अभी आप कह रहे थे ना कि आपको ऐसे ही पवित्र और मासूम लड़की की तलाश थी अपनी पत्नी बनाने के लिए, तो कभी आपने खुद के गिरेबान में झांक करके देखा है कि आप अगर एक पवित्र पत्नी की ख्वाहिश करते हैं तो क्या उस लड़की की कोई ख्वाहिश नहीं होगी? आपने अपनी ख्वाहिश तो पूरी कर ली, पर कभी सोचा है मेरी भी कोई ख्वाहिश हो सकती है? आप जैसे आदमियों के साथ जिंदगी गुजारने के बारे में तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन पता नहीं मेरे किस पाप की सजा सुनाई है ईश्वर ने कि मुझे आप पति के रूप में मिले हैं। रिद्धिमा ने बहुत नफरत से प्रशांत के स्याह पड़ते चेहरे को देखा, कमरे से बाहर चली गई और प्रशांत चुपचाप उसे जाता हुआ देखता रहा। फिर पूरे दिन प्रशांत उसके सामने आने से बचता रहा और सोने के समय अपना तकिया लेकर के स्टडी रूम में सोने चला गया। दूसरी सुबह नहाने के बाद रिद्धिमा ने पीले रंग की सिंपल सी साड़ी पहन ली। उसने रात को सोते समय सारे जेवर भी उतार करके रख दिए थे और सुबह में पहनना जरूरी नहीं समझा था। आज उसे सब के लिए कुछ मीठा बनाना था, इसलिए वह नहाने के बाद नीचे चली आई थी। प्रशांत की मम्मी ने उसे सूजी का हलवा बनाने के लिए कहा था। वह कढ़ाई में सूजी भून रहे थे जब दादी जी उसके पास आई और कहा, बेटी तुमने सारे जेवर उतार दिए और तो और हाथ भी खाली हैं तुम्हारे। उन्होंने इतने प्यार से ये बात पूछी थी कि रिद्धिमा को कुछ बोलते नहीं बन रहा था। उसने नजरें झुका ली। दादी जी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, पहले की बात और थी, पर अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हें ऐसे खाली हाथ नहीं रखना चाहिए और थोड़े काम वाले सूट या साड़ी पहना करो। यही तो शुरुआती दिन होते हैं बनाव सिंगार के। अभी काम खत्म करके जेवर पहन लेना मेरे बच्चे। जी दादी माँ, हलवा बस बन ही गया है, आप बैठिए ना, मैं पहन लूंगी। फिर सबको हलवा देने के बाद रिद्धिमा ने भी सबके साथ नाश्ता किया। प्रशांत के मम्मी पापा और दादी माँ ने उसे नेक में तोहफे दिए, जिसे ले करके वह अपने कमरे में आ गई थी। उसने दादी की बात मान करके जेवर और चूड़ियां पहन ली। वह अपनी वजह से उन्हें उदास करना नहीं चाहते थे। आखिर वह घर की बड़ी थी और सम्माननीय थी। उधर आरव अपने मम्मी पापा से पूछ रहा था कि दीदी को लाने कब जाऊं मैं? 2 दिन हो गए दीदी को ससुराल गए। तुम्हारी दीदी अब ससुराल वालों की मर्जी से ही आएंगी बेटा, कोमल जी ने बहाना बनाते हुए कहा। ऐसा नहीं हो सकता है, दीदी की शादी हो गई है तो क्या हुआ, हमारा रिश्ता तो नहीं छूट गया ना। मैं अपनी दीदी को लेने जाऊंगा, मैं अभी जीजा जी को फोन करके पूछता हूँ। कोमल जी ने कहा कि अब तुम्हारी दीदी की शादी हो गई है, उसके ससुराल वालों से इजाजत लेकर के ही रिद्धिमा यहाँ आ सकती है। कोमल जी भी मन ही मन बेटी से मिलने के लिए तड़प रही थी, पर पति की नाराजगी की वजह से खुद से नहीं बोल रही थी। पर आरव ने खुद से पूछ करके उनके लिए आसान कर दिया था। कोमल जी की बात सुनते ही आरव ने खुश होकर के प्रशांत को फोन लगा दिया। आखिर उसे अपनी दी से मिलना जो था, फिर 4 दिन बाद उसे हॉस्टल भी तो वापस जाना था। प्रशांत के फोन उठाते ही आरव शुरू हो गया। हेलो जीजू, क्या मैं दीदी को लेने आ जाऊं? उनकी बहुत याद आ रही है, मम्मी भी दी को बहुत याद करती हैं। फिर 4 दिन बाद मैं हॉस्टल चला जाऊंगा ना।
हाँ मेरे प्यारे साले साहब, क्यों नहीं, जब चाहो अपनी दी से मिलने आ जाओ, और अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वही तो मैं भी कह रहा था कि जीजू बहुत अच्छे हैं, वो कभी दीदी को आने से मना नहीं करेंगे, पर मम्मी तो यूं ही परेशान हो रही थी। अच्छा जीजू, फिर मैं आज शाम को ही आता हूँ, आप दीदी को मत बताना, वह मुझे अचानक से देख करके बहुत खुश हो जाएंगी। ओके साले साहब, आपका हुक्म सिर आंखों पर, आप जब भी दिल चाहे आइए, फिर आज शाम को मिलते हैं आपसे। शाम में रिद्धिमा दादी माँ के कमरे में बैठे थे। हालांकि उन्होंने 2-3 बार कहा भी कि प्रशांत तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, पर उसने बहाना बना दिया कि वो अपनी फाइलें देख रहे हैं, लगता है जरूरी काम है। मम्मी जी भी किटी पार्टी में गई हैं, इसलिए मैं आपके पास आ गई। फिर दादी जी ने अपने पुराने दिनों की बातें बताने लगी। जब वो दुल्हन बनी तब दादाजी गांव में रहते थे। उन दिनों घूंघट करने का रिवाज था, फिर कुएं से पानी भरना होता था। दादी जी ने बताया गांव में बहुत सारे हवेली हैं हमारी। तभी प्रशांत वहां आया और कहा, रिद्धिमा देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। रिद्धिमा उठ करके बाहर आई तो आरव को सामने पा करके बहुत खुश हुई। आरव ने बताया कि वह रिद्धिमा को अपने साथ ले जाने आया है। ये सुन करके वह बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि अब मम्मी पापा मुझसे नाराज नहीं हैं, और उसने खुशी से दादी जी से पूछा, मैं आरव के साथ जाऊं दादी माँ? जरूर जाओ बेटा, पर पहले अपने भाई की खातिरदारी भी तो करो, वह पहली बार तुम्हारे घर आया है। दादी जी की बात सुन करके वह झेंप गई और मुस्कुराते हुए प्रशांत और आरव के लिए चाय नाश्ता लगवाने के लिए गई। फिर सब ने साथ में नाश्ता किया। 2 घंटे बाद आरव जाने के लिए तैयार हो गया। रिद्धिमा ने एक बैग में अपने कपड़े भर लिए थे। इस समय प्रशांत की मम्मी भी किटी पार्टी से आ गई थी। उसने अपनी सासू माँ और दादी जी के पांव छुए और चलने के लिए तैयार हो गई। उसका मन कर रहा था कि जल्दी से जल्दी अपने मायके पहुंच जाए। अपनी बहन को लेने आरव ऑटो से आया था, इसलिए रिद्धिमा और आरव को घर छोड़ने प्रशांत खुद आया था। आरव ने अपनी दीदी का बैग उठा लिया और अपने जीजू को भी घर के अंदर चलने के लिए कहा, पर रिद्धिमा का चेहरा देख करके उसने मना कर दिया कि अभी जरूरी काम से जाना है, जब आपकी दीदी को लेने आएंगे तब जरूर आएंगे। तब रिद्धिमा ने भी कहा, हाँ आरव, तेरे जीजा जी को काम है, उन्होंने पहले ही बताया था मुझे, पर मैं भी ना तुम्हारे आने की खुशी में मेरे ध्यान से निकल गया। अच्छा तो मैं चलूं? फिर प्रशांत ने दोनों को बाय किया और कार घुमा ली। तब रिद्धिमा और आरव घर के अंदर गए। रिद्धिमा ने घर आ करके अपनी माँ के पांव छुए और गले लग गई, तो कोमल जी ने भी उसे गले लगा लिया। माँ का हृदय बेटी के प्यार से पिघल गया। अब ऐसे भी शादी तो हो ही गई थी, तो कितने दिन नाराज रहती। पर जब उसके पिता ऑफिस से घर आए और वह उनके लिए चाय बना करके लाई और उनके पांव छूने के लिए आगे बढ़ी, तो उन्होंने उसे रोक दिया और कहा, अब क्यों आई हो? जब अपनी मर्जी से शादी कर ही ली है तो इतनी जल्दी क्या थी हमारे छोटे से घर में आने की? बड़े बंगले में रहने की ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो गई? बड़ी जल्दी मन भर गया तुम्हारा? फिर पत्नी की ओर मुड़ करके कहा, अरे भाग्यवान, अब इतने बड़े लोगों से आपने चाय बनवा ली, कहीं बाद में शिकायत ना हो जाए। अब बस भी कीजिए ना, इतने दिन गुस्सा रहेंगे? अब बस भी कीजिए ना जी, कितने दिन गुस्सा करेंगे? अगर किसी को पता चला तो बेकार में बातें बनाएंगे। पर सुरेंद्र जी ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, पर अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा दीजिए, जब तक ये यहाँ रहे मेरे सामने ना आए। जी ठीक है, आप अभी तो शांत हो जाइए, इसे समझा दूंगी, नहीं आएगी आपके सामने। अपने पापा की बात सुन करके रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके रोने लगी। बाद में खाना खाने के लिए कोमल जी ने दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा खोल दिया, पर उसका मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था खाना खाने को। तब कोमल जी ने उसे समझाया कि अपने पापा को थोड़ा सा वक्त दो। बेटा, तुम जानती हो ना, तुम्हारे पिता हमेशा से सिर उठा करके रहे हैं, पर तुम्हारी वजह से उनका अपने मोहल्ले वालों की नजरों में सिर झुक गया है। सब कितनी बातें बनाते हैं,
चलो अब रोना बंद कर दो, तुम्हारे पापा ने खाना खा लिया है, अब तुम भी अपने आंसू साफ करो और खाना खा लो, मैं लेकर के आती हूँ। जी मम्मी। रिद्धिमा ने अपनी हथेली से रगड़ करके अपने आंसू साफ कर दिए और हौले से मुस्कुरा करके कहा। कोमल जी उसके लिए खाना ले करके आई और दरवाजा खोलने के लिए कहा। रिद्धिमा ने दरवाजा तो खोल दिया था पर उसे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। पिता की बातों से उसका हृदय टूट गया था। फिर कोमल जी ने उसे समझाया कि खाने से कैसी नाराजगी, और ये भी समझाया कि उसके पापा अभी गुस्से में हैं, तो ऐसे एकाएक सब कैसे ठीक होगा। उनका दिल टूट गया है, उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा पर तुम्हें माफ कर देंगे। पर रिद्धिमा ने माँ की बात मान करके खाना खा लिया और फिर सोने आ गई। और आज उसका मन कर रहा था कि काश अभी प्रशांत का फोन आता तो वह अपना सारा गुस्सा उसे सुना करके उतार देती, पर प्रशांत का फोन नहीं आया और वह अपने गुस्से में जलती हुई रात भर जागती रही। फिर सुबह के समय उसकी आंख लग गई। उधर प्रशांत का मन कर रहा था कि एक बार रिद्धिमा से बात कर ले। अब उसे देखना तो बिल्कुल नामुमकिन था कि रिद्धिमा कभी भी वीडियो कॉल में बात नहीं करने वाली थी। वह आवाज तो सुन ही सकता था, भले ही ज्यादा बातें ना हो, बस उसके मुंह से हेलो सुन करके ही फोन रख देगा। फिर सोचा कि कहीं उसके फोन करने से उसे पुरानी बातें ना याद आ जाएं। अगर कहीं ऐसा हुआ तो मेरी रिद्धिमा की नींद खराब हो जाएगी। इसलिए उसने शादी की एल्बम निकाल लिया और तस्वीर देखने लगा। इन तस्वीरों में वह मुस्कुरा रही थी और प्रशांत सोच रहा था कि जल्दी ही वह समय भी आएगा जब तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन होगा और उस दिन के बाद तुम दिल से मुस्कुराओगी, सबको दिखाने के लिए नहीं। फिर मैं तुम्हें कभी भी उदास होने नहीं दूंगा। तस्वीरें देखते देखते उसे नींद आने लगी और वह एल्बम सिरहाने पर रख करके सो गया। उधर सुबह 10 बजे थे जब खिड़की से धूप आने लगी थी और सीधे रिद्धिमा के चेहरे पर पड़ रही थी, इसलिए उसकी नींद खुल गई तो उसने अलसाई नजरों से घड़ी की ओर देखा। ओह, इतनी देर हो गई। वह हड़बड़ा करके बिस्तर से बाहर निकली और कपड़े ले करके बाथरूम में घुस गई। फिर जब वह नाश्ता करके उठी तो जूही आ गई। उसने मुस्कुराते हुए हाय कहा, तब रिद्धिमा ने उसे आगे बढ़ करके गले लगा लिया। कोमल जी ने कहा, जाओ बेटा, तुम दोनों कमरे में बैठ करके बातों करो, मैं चाय बनाती हूँ। जी मम्मी। रिद्धिमा जूही को अपने कमरे में ले करके आ गई और कहा, यार तू इतनी चुप तो कभी नहीं रहती, आज क्या हो गया? यार मुझे तुमसे माफी मांगनी थी पर समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं, बस इसलिए। अरे दोस्ती में ऐसी फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं, चल बैठ और सुन, तेरे पासपोर्ट वगैरह बन गए होंगे। हाँ यार, वो तो बन गया है, पर उससे भी ज्यादा खुशी मुझे तेरे यहाँ आने से हुई है। अच्छा, तुमने मुझे इतना मिस किया? हाँ यार, मैंने तुझे फोन पर बुरा भला कहा था ना, उसके लिए मुझे माफी मांगनी थी तुझसे। कोई बात नहीं, तू छोड़ उन बीती बातों को। तू सचमुच में बहुत अच्छी है। मुझे पता है तू मेरी बातों से उदास जरूर हुई होगी पर फिर भी नाराज नहीं है। मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। मुझे सारी बातें बताई थी, फिर भी मैंने तुम्हें फोन पर बुरी बातें सुनाई। दरअसल मैं वो सब खुद से नहीं कहना चाहती थी, मेरी मम्मी के कहने पर बोला था। पर आंटी ने तुझे ऐसा कहने के लिए क्यों? रिद्धिमा ने अटकते हुए पूछा। तुम तो जानती ही हो निकिता के पापा मेरे पापा के बॉस हैं और मेरी मम्मी निकिता की मम्मी से बना करके रखना चाहती हैं, बस इसलिए। जूही ने नजरें झुका करके कहा, ओह, अब छोड़ ये सब पुरानी बातें, मैं आज बहुत खुश हूँ। कम से कम मेरी एक दोस्त तो मुझे वापस मिल गई। हाँ यार, जूही ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रिद्धिमा भी हंस दी। क्या बात है, दोनों किस बात पर मुस्कुरा रही हो? कोमल जी चाय लेकर के आई थी तो दोनों को मुस्कुराते देख करके पूछा। कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही। अच्छा है, खुश रहो दोनों, मैं चलती हूँ खाना बनाने, तुम लोग बातें करो। कोमल जी के जाने के बाद जूही ने पूछा, अच्छा यार तू ससुराल में खुश तो है? हाँ, रिद्धिमा ने धीरे से कहा। मेरा मतलब है कि प्रशांत तुझे तंग तो नहीं करता है? उसकी हिम्मत ही नहीं है। मैं उस इंसान से नफरत करती हूँ। जूही
उसने मुझसे जबरदस्ती शादी तो कर ली है, पर उसे जल्दी ही इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। रिद्धिमा ने नफरत से कहा, क्या मतलब? कैसे एहसास हो जाएगा? बस इतना समझ लो, उसने मुझे पा करके भी नहीं पाया। क्या? हाँ, शादी की पहली रात ही मैंने उसे जता दिया कि मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। तब वह दूसरे कमरे में चला गया था, तुमने कहा, और उसने तुम्हारी बात मान ली। और क्या? मेरा गुस्सा देख करके वह बिल्कुल भौचक्का रह गया। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी जैसी लड़की गुस्सा भी कर सकती है। फिर जूही चली गई तो वह मम्मी के पास किचन में आ गई। तू बहुत लकी है यार। क्या? प्रशांत जैसे इंसान से शादी होना। तू बहुत भोली है, तुझे समय ही बताएगा। अभी तू गुस्से में है, इसलिए अभी अगर मैं कुछ कहूंगी तो तुझे यकीन नहीं होगा, इसलिए तू ज्यादा मत सोच। मैं अब चलती हूँ। ओके। रात में जब वह सोने आई तब प्रशांत ने फोन किया। हेलो रिद्धिमा, कैसी हो? बहुत खुश हूँ, तुम्हारी शकल जो नहीं देखनी पड़ती मुझे। रिद्धिमा ने दो टूक में सुना दिया। अच्छी बात है, खुश रहना भी चाहिए। जितने दिन मन करे तुम वहाँ रह सकती हो। हाँ तो रहूंगी ही, मेरे मम्मी पापा का घर है। ठीक है, तो मैं फोन रखता हूँ, कल फिर करूँगा। कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुननी है। रिद्धिमा का स्वर गुस्से से कांपने लगा था। ओके ओके, मैं रखता हूँ, तुम आराम करो। प्रशांत ने ये कह करके फोन रख दिया था और रिद्धिमा रोने लगी थी। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी प्रशांत, तुम्हारी वजह से मेरे पापा मुझसे बात नहीं करते हैं। जो कभी मुझे कितना प्यार करते थे, आज मुझे देखते ही मुंह फेर लेते हैं। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। रिद्धिमा को मायके में आए हुए 1 हफ्ते गुजर चुके थे। आरव अपने हॉस्टल वापस चला गया था, पर अब तक उसके पापा उससे बात नहीं करते थे। रोज की तरह आज शाम भी रिद्धिमा ने चाय बनाई और कमरे के बाहर से ही कोमल जी ने ले लिया और वह पलट करके वापस जा रही थी। अपने पापा के मुंह से अपना नाम सुन करके रुक गई। सोचा, क्या पता अब पापा ने मुझे माफ कर दिया हो। वह सुनने लगी कि पापा क्या कहते हैं। सुरेंद्र जी ने कहा, रिद्धिमा को आए हुए कितने दिन हो गए? जी 1 हफ्ता हुआ है। तो तुमने पूछा नहीं कब जाएगी? अब आई है तो कुछ दिन तो रुकेगी ही। कोई जरूरत नहीं है, 1 हफ्ता रुक गई बहुत है। उससे कहो कि अब अपने घर जाए। सुरेंद्र जी ने तेज आवाज में कहा। थोड़ा धीरे बोलिए ना, वह सुन लेगी। अच्छा है, सुन ले और जाए यहाँ से। अब यहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं है, ना तो इस घर में और ना ही मेरे दिल में। सुरेंद्र जी और भी बोलते जा रहे थे, पर रिद्धिमा से सुना नहीं गया। उसने अपने गालों पर बहते आंसुओं को अपनी हथेली से रगड़ करके साफ कर लिया और अपने कमरे में आ गई। आप बहुत कठोर हो गए हो ना पापा, अपने दिल को पत्थर कर लिया है आपने। तो याद रखिए, मैं भी आपकी ही बेटी हूँ, आपको कभी कुछ नहीं बताऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए, जल्द ही चली जाऊंगी मैं। उसने खुद को संभाला और फिर से किचन में आ गई, जैसे कि कोई बात हुई ही नहीं। थोड़ी देर बाद कोमल जी किचन में आई और उसे काम करते हुए देख करके समझा कि रिद्धिमा ने शायद कुछ नहीं सुना, इसलिए सुना होता, क्योंकि सुना होता तो इतनी शांति से काम नहीं कर रही होती। वह देख करके वापस लौट गई। आज उसकी आंखों में नींद की जगह इंतजार था। रोज ही वह प्रशांत से झिड़क करके बात करते थे, पर फिर भी रात में फोन जरूर करता था वह। रिद्धिमा सोच रही थी कि आज फोन आएगा तो कहेगी आ जाओ लेने, पर ये बात बोलना वह भी खुद से रिद्धिमा को समझ नहीं आ रहा था कि जिससे कभी ठीक से बात तक नहीं करते, उससे लेने आने के लिए कैसे कहेगी। वह ख्यालों में बोलने की कोशिश कर रही थी और अपने ही ख्याल रद्द करते जा रहे थे। फिर उसे एहसास हुआ कि कुछ ज्यादा ही देर हो गई है, पर फोन नहीं आया। तब उसने घड़ी पर नजर डाली जो 1 बजे का वक्त दिखा रही थी। रिद्धिमा के मन में ख्याल आया, अच्छा तो उतर गया प्रशांत बाबू के सिर से प्यार का भूत। और ये सोच करके वह खुश होने की जगह उदास हो गई। उसे अपने दिल की हालत समझ नहीं आ रही थी। वह सोचने लगी,
क्या मुझे समझ आना बंद हो गया है? लगता है इधर ठीक से सोती नहीं मैं, ये शायद उसी का असर है। रिद्धिमा ने आंखों में दृष्टि ड्रॉप डाल लिया। उसके बाद 5 मिनट तक आंखें खोलना लगभग नामुमकिन होता है सबके लिए, और उस 5 मिनट में नींद आ ही जाती है इंसान को। तो रिद्धिमा भी सो गई और जब सुबह उठी तो 8 बज रहे थे। तब उसकी आंख खुली और खुद को हल्का महसूस कर रही थी वह। पूरा दिन जैसे जैसे बीत रहा था, रिद्धिमा को अपने पापा की बात याद आ रही थी जो उन्होंने कोमल जी से कहा था। वह खाना खाने के बाद यूं ही बैठी थी और सोच भी रही थी कि अब ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकती मैं। किससे बात करूं जो मुझे कुछ बोलना भी ना पड़े और मेरा काम भी हो जाए। फिर उसे ख्याल आया, अरे हाँ दादी जी, मुझे उनसे बात करनी चाहिए। और वैसे भी मुझे यहाँ आए हुए इतने दिन हो गए और मैंने उनसे एक बार भी बात नहीं की, जबकि वह मुझे कितना प्यार करती हैं। रिद्धिमा को अपनी भूल का एहसास हुआ तो खुद ही शर्मिंदा महसूस करने लगी। फिर मोबाइल में नंबर लगाने के लिए सोचा तो खुद पर दोबारा से गुस्सा आने लगा उसे। मैं भी ना, दादी जी का नंबर तो मेरे पास है ही नहीं, अब कैसे फोन करूं मैं। वह उदास हो गई। तभी निकिता घर में दाखिल हुई और पीछे से रिद्धिमा की आंखों पर अपनी हथेलियां रख दी। बोलो कौन हूँ? तुम्हारी आवाज सुन करके भी पता नहीं चलेगा क्या? रिद्धिमा को हंसी आ गई। हाँ यार, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, पर तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना? मैं भला किस मुंह से नाराज हो सकती हूँ जब सारी गलती मेरी खुद की है। पर तुम सब कुछ भूल करके मुझसे मिलने आई, सचमुच मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बोलते हुए रिद्धिमा की आंखें भर आई। यार ऐसी बात नहीं है कि मैं तुझसे नाराज नहीं थी, बहुत नाराज थी मैं। सोचा था तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। फिर 2 दिन पहले एक रिश्ता आया भैया के लिए और लड़की की तस्वीर इतनी अच्छी लगी कि हम कल ही उसे देखने गए और कशिश बहुत पसंद आई। और जब भैया खुश हैं तो बेकार में मैं तुझसे नाराज क्यों रहूं? अच्छा ये बात है। हाँ यार, अब देखना, जैसे ही सब कुछ ठीक हुआ मैं आ गई तुझसे मिलने। तू सुना, तेरे ससुराल में सब लोग कैसे हैं? मेरा मतलब प्रशांत जीजू से तो खैर तुम्हारी लव मैरिज हुई है, वो अलग बात है कि तूने हमें कानो कान खबर तक ना होने दी। निकिता जैसे ताना दे रही थी, पर रिद्धिमा उसे कुछ भी बता करके अपने लिए सिंपैथी नहीं चाहती थी, इसलिए बस हौले से मुस्कुरा दी। थोड़ी देर रुक करके निकिता जाने के लिए उठ गई। कोमल जी ने उसे चाय के लिए रोका, पर उसने फिर कभी आऊंगी लौट करके आंटी, तब आपके हाथ की चाय जरूर पीऊं कह करके मना कर दिया। रिद्धिमा उसे दरवाजे तक छोड़ने आई थी, तभी प्रशांत की कार रिद्धिमा के घर के पास आ करके रुकी। प्रशांत को आया देख करके रिद्धिमा मन ही मन बहुत खुश हो गई, पर ऊपर से खुद को गंभीर ही दर्शाया उसने। वह कार से निकल करके रिद्धिमा के पीछे आया और वह बगैर कुछ बोले उसके आगे आगे चल दी। दोनों साथ साथ घर के अंदर आए। प्रशांत को आया देख करके कोमल जी ने उसे बैठाया, पर उनके व्यवहार में प्यार और अपनापन नहीं था, बस एक मजबूरी झलक रही थी। अब इस इंसान के साथ उनकी बेटी की किस्मत जुड़ी हुई थी तो उसे अपना मानना ही था। शाम हो चली थी। प्रशांत ने रिद्धिमा से कहा, तुम चलने की तैयारी कर लो, तुम्हारे बिना घर बिल्कुल सूना लगता है। रिद्धिमा अच्छी तरह समझ रही थी कि ये इंसान सबकी नजरों में खुद को बहुत अच्छा दिखाना चाहता है, पर अभी उसकी बात सुन करके वह सच में बहुत खुश हुई। वह दिल से चाहती थी कि उसकी माँ उसके तरफ से निश्चिंत हो जाएं और समझे कि उनकी बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश है। जी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कोमल जी ने ड्राइंग रूम से बाहर निकल करके अपने पति को फोन किया और बताया कि प्रशांत रिद्धिमा को वापस लेने आया है। तो अच्छा है, चली जाए, मुझे इसके लिए फोन क्यों किया है? सुरेंद्र जी ने बेगानेपन से कहा। उनके दिल में बेटी के लिए सारे जज्बात सो से गए थे शायद। जी, बेटी ससुराल जा रही है तो उसे खाली हाथ कैसे भेजूं? भाग्यवान वो हमारी बेटी नहीं, बड़े घर की बहू है, उसे हम क्या दे सकते हैं भला? सुरेंद्र जी की बात सुन करके कोमल जी का चेहरा मलिन पड़ गया था। रिद्धिमा अपनी माँ से कुछ पूछने आई थी और वह अपने पिता द्वारा बोले गए
कुछ शब्द उसके कानों में भी गए और वह भी उदास हो गई। फिर भी सहज में मुस्कुराते हुए कोमल जी के पास आई और कहा, माँ, मैं अपना बैग रेडी करने जा रही हूँ। पापा के घर आने में तो अभी 1 घंटे से ज्यादा का वक्त है। उस समय तक मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं, तुम जा करके प्रशांत के पास बैठो, चाय बन गई है, मैं लेकर के आती हूँ। उनकी बात सुन करके रिद्धिमा ड्राइंग रूम की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर में कोमल जी चाय और नाश्ता लेकर के आ गई और वह भी दोनों का साथ देने वहीं बैठ गई। कोमल जी ने रस्मी तौर पर प्रशांत से उसके घर वालों की खैरियत पूछी और प्रशांत ने मुस्कुराते हुए उनकी बातों का जवाब दिया। तभी कोमल जी के मोबाइल पर आरव का फोन आ गया। तब उसने प्रशांत से भी बात की। आरव ने बताया कि उसे स्कूल की क्रिकेट टीम में चुन लिया गया है और उसके स्कूल का किसी दूसरे स्कूल से मैच होने वाला है। इस पर प्रशांत ने उसे बधाई दी और कहा कि मैं तुम्हारा मैच देखने जरूर आऊंगा, तुम मुझे दिन बता देना। प्रशांत से बात करके आरव बहुत खुश हो गया था। उसने फोन पर ही माँ और बहन से अपनी खुशी जाहिर की। नाश्ता करने के बाद रिद्धिमा अपने कमरे में बैग तैयार करने चली गई और जल्दी ही बैग लेकर के बाहर आ गई तो प्रशांत जाने के लिए उठ गया। उसने कोमल जी के पांव छू करके आशीर्वाद लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुरेंद्र जी के आने का समय हो गया था, इसलिए कोमल जी ने जा करके दरवाजा खोला। सामने सुरेंद्र जी ही थे। प्रशांत ने आगे आकर के उनके पैर छूने चाहे तो उन्होंने अपने पैर हटा लिए और अपनी पत्नी की ओर देख करके कहा, अभी तक ये लोग यही हैं? मैंने कहा था ना कि मेरे आने का इंतजार मत करना। फिर ये लोग अब तक क्यों रुके हुए हैं? पिता की बात सुन करके रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सीधे अपना बैग उठा लिया और दरवाजे की ओर बढ़ गई तो प्रशांत भी उसके पीछे आ गया और उसके हाथ से बैग लेकर के कार में रखा और जब रिद्धिमा कार में बैठ गई तो खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। कार चलाते हुए वह मिरर में ही देख रहा था कि रिद्धिमा की आंखें रोने से लाल हो गई हैं, पर अभी उसका कुछ भी बोलने से रिद्धिमा को और गुस्सा आता, इसलिए चुपचाप गाड़ी चला रहा था। वह सिर सीट से लगाए बैठी थी कि कार रुक गई। वह चौंकी, इतनी जल्दी घर आ भी गया, पर नहीं, कार तो मार्केट में रुकी थी। प्रशांत ने कहा, मैं अभी आता हूँ। और जब थोड़ी देर बाद आया तो उसके हाथ में फल और मिठाइयों के 2-3 पैकेट थे। ये सब लाने की क्या जरूरत थी? क्या फर्क पड़ता है, मिठाई और फल मैं खरीद या कोई और, पर घर में साथ ले करके जाने से अगर मेरी पत्नी का सम्मान बढ़ता है तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। रिद्धिमा का मन तो कर रहा था कि प्रशांत को बोले कि आज मुझे जो कुछ सुनना पड़ा है वह सिर्फ तुम्हारी वजह से, पर अभी उसका कुछ भी बोलने का मन नहीं था, इसलिए उसने फिर से कार की सीट से सिर टिका लिया और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में घर आ गया था तो प्रशांत ने रिद्धिमा के लिए कार का दरवाजा खोला और जब तक वह बाहर निकली वॉचमैन गेट खोल दिया और गाड़ी से सामान निकालने के लिए आ गया। रिद्धिमा और प्रशांत घर के अंदर गए। हमेशा की तरह घर में दादी जी अकेली थी। दोनों ने उनके पांव छू करके आशीर्वाद लिया। तब तक वॉचमैन गाड़ी में से सारा सामान निकाल करके ले आया था। दादी जी ने फल और मिठाइयों के शॉपर किचन में रखवा दिया और बैग प्रशांत ने उसके हाथ से लेकर के छत का रुख किया। रिद्धिमा वहीं दादी जी के पास बैठ गई। दादी जी ने खानसामा को बुलाया और रात के खाने को मेनू बताया और फिर उससे बातें करने लगी और साथ में शिकायत भी की। अपने मायके जा करके इस दादी की बिल्कुल याद नहीं आई। ऐसा नहीं है दादी माँ, मेरे पास आपका नंबर ही नहीं था, बस इसलिए वह शर्मिंदा सी हो गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, इस बार तुम्हें माफ किया, पर खबरदार जो अगली बार मुझे भूली तो। दादी जी ने उसे गले लगा करके प्यार से मीठी झिड़की दी। आज बहुत दिनों बाद ऐसा प्यार पा करके रिद्धिमा की आंखें भर आई। उसने दादी जी की नजर बचा करके अपनी भीगी आंखें पोंछ ली। रात में खाना खाने के बाद दोनों अपने कमरे में चले गए और प्रशांत अपना तकिया लेकर के स्टडी रूम में चला गया और सुबह सबके देखने से पहले उठ करके रेडी हो गया। वह नाश्ते के बाद ऑफिस की कोई फाइल ढूंढ रहा था और इस चक्कर में पूरा कमरा बिखेर करके चला गया कि हालांकि वह बड़ा नफासत पसंद था। उसके जाने के बाद रिद्धिमा सारा सामान ठीक रखने में लग गई तो उसके हाथ एक पुरानी एल्बम लगी तो उत्सुकता से उसने सब कुछ छोड़ दिया और बैठ करके तस्वीर पलट करके देखने लगी। उसका
अंदाजा सही निकला। ये प्रशांत की पहली शादी की तस्वीर थी। वह बहुत गौर से देख रही थी। उसकी पहली पत्नी बेहद खूबसूरत थी, फिर उसने तलाक क्यों दिया? वह सोच में डूबी हुई थी। तभी उसके पास दादी आ गई और साथ ही बैठ गई। क्या सोच रही हो? तुम तो कुछ नहीं जानती। ये प्रशांत की पहली पत्नी सायना है। रिद्धिमा ने दादी को ऐसे देखा जैसे उसे सब जानना है। दादी जी ने उसके हाथ से एल्बम ले लिया और जैसे सारी बातें याद करने लगी। बोली, सुनो बताती हूँ। दादी जी ने बताना शुरू किया। ये प्रशांत की पत्नी सायना है, प्रशांत के पिता के दोस्त और बिजनेस पार्टनर की बेटी। दोनों दोस्तों ने अपनी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए दोनों बच्चों की शादी तय कर दे। प्रशांत को इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं था, इसलिए जल्दी ही शुभ मुहूर्त देख करके दोनों का विवाह हो गया। सबने दोनों की जोड़ी की बहुत सराहना की। दोनों साथ में लग भी बहुत अच्छे रहे थे, पर होनी तो कुछ और ही खेल दिखाने वाली थी। सुहाग रात में प्रशांत खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास गया तो सायना ने अपनी शादी का जोड़ा उतार करके नाइट गाउन पहन रखा था और उसने सीधे तौर पर उसे बता दिया कि वह किसी और से प्यार करती है और ये कि वह कभी भी प्रशांत को अपने दिल में जगह नहीं देगी। प्रशांत ने उसे समझाने की कोशिश की कि अब तो हमारी शादी हो गई है, तो पिछली बातें भुला करके हम आगे की सोचते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे पास्ट से। पर वह अपनी जिद पर अड़ी रही और उस रात प्रशांत दूसरे कमरे में सोया। दूसरे दिन जब हमें ये बात पता चली तो मैंने उसे गुस्से और प्यार हर तरह से समझाने की कोशिश की, पर उसने यही कहा कि वह तलाक चाहती है। उसकी मम्मी ने खुद को मार लेने की धमकी दी थी, इसलिए उसने शादी तो कर ली थी, पर अब वह प्रशांत के साथ रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मजबूरी में हमें तलाक के लिए कोर्ट में अप्लाई करना पड़ा, पर कोर्ट तलाक के लिए तब तक परमिशन नहीं देती है जब तक कि लड़का लड़की कम से कम 3 महीने साथ रहे। इसलिए किसी तरह 3 महीने हमारे साथ रही सायना और फिर प्रशांत ने उसे तलाक दे दिया और साथ में बहुत बड़ी एलिमनी भी दी। उसके बाद सायना ने अपने प्रेमी के साथ ये देश छोड़ दिया। फिर क्या हुआ दादी माँ? सारी बातें सुन करके रिद्धिमा को प्रशांत के लिए बुरा महसूस हुआ। इन सब बातों से मेरा बच्चा बिल्कुल टूट गया था। ऊपर से सायना के पिता ने पूरी सोसाइटी में ये बात फैला दी कि प्रशांत ने उनकी बेटी को इतनी जल्दी तलाक दे दिया क्योंकि वह बिजनेस में 70% का मालिकाना हक चाहता था। पर वो ऐसे कैसे बोल सकते थे दादी माँ? अपनी इज्जत बचाने के लिए लोग दूसरों को गिराने से बाज नहीं आते हैं बेटा। सायना के माता पिता ने भी यही किया। मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं था, फिर भी पैसे भी गए और समाज में बदनामी भी मिली। कोई कर्ज होगा तो इस जन्म में चुकाना पड़ा है हमें। खैर छोड़ो इन बातों को। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे जैसी अच्छे संस्कार वाली और प्यारी सी लड़की मेरे बच्चे की दुल्हन बनी। अब मुझे कोई मलाल नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। शायद कुछ अच्छा होने के लिए कुछ मुश्किलें सहनी पड़ती हैं, पर अब मुश्किलों का दौर गुजर चुका है और खुशियों का मौसम आ गया है। बहुत सीधा साधा है मेरा बच्चा, उसका ख्याल रखना बेटा। जानती हो पहली बार तुम्हारे लिए उसके दिल में प्यार महसूस किया, पर जब उसे पता चला कि तुम्हारी शादी किसी और से होने वाली है तो तुम्हें पाने के लिए शिवरात्रि का व्रत भी रखा था। कहते हुए दादी जी की आंखें खुशी और दुख के मिले जुले एहसास से नम सी नजर आने लगी थी और रिद्धिमा शर्मिंदा सी हो गई थी। आखिर उसने भी तो शादी के रोज से लेकर के आज तक प्रशांत को कोई खुशी नहीं दी थी, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसने मन ही मन फैसला किया और दादी माँ की गोद में सिर रख दिया और वह भी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। फिर उसे ख्याल आया कि सारा सामान बिखरा पड़ा है, इसलिए उठ करके सब समेटने लगी और प्रशांत की पहली शादी का एल्बम भी एक खाने में संभाल करके रख दिया। थोड़ी देर में ही उसने सब कुछ व्यवस्थित रूप से रख दिया और दादी माँ से पूछा, दादी प्रशांत को खाने में क्या पसंद है बताइए ना, आज रात का खाना मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। उसकी बात सुन करके दादी माँ बहुत खुश हुई और प्रशांत की पसंद नापसंद बताने लगी। रिद्धिमा ने आज बड़े प्यार से खाना बनाया और उसकी पसंद की नीले रंग की साड़ी पहनी और दादी माँ के पास आई। वह इतनी प्यारी लग रही थी कि दादी माँ ने उसकी बलाएं ले रही। दादी माँ देखिए ना, कोई कमी तो नहीं?
उसने शर्माते हुए नजरें झुका ली। हाँ, बस एक कमी है। ओह, मुझे भी लग ही रहा था, आप बताइए ना, मैं ठीक करती हूँ, रुको। दादी जी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में गई और सोने की बड़ी बड़ी बालियां ला करके उसकी हथेली पर रख दिया और कहा, ये तुम्हारे चेहरे पर बहुत खिलेगा और तुम्हें देख करके मेरे पोते का दिल भी। मैं अभी आई दादी माँ। दादी जी की बात सुन करके रिद्धिमा शर्मा करके अपने कमरे में चली गई। शाम में जब प्रशांत घर आया तो रोज की तरह नीचे ही बैठा। जब से शादी हुई थी वह अपने कमरे में बस काम होने पर ही जाता था। वह एक मैगजीन के पन्ने यूं ही पलट रहा था जब रिद्धि ने उसके आगे चाय और नाश्ते की ट्रे ला करके रखी और वहीं खड़े हो करके उसके ध्यान देने का वेट कर रही थी। पर प्रशांत मैगजीन में ऐसे गुम था जैसे उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और कुछ हो ही ना। रिद्धि ने थोड़ी देर उसके ध्यान देने का इंतजार किया और फिर अपनी चूड़ियां खनकाई। जब प्रशांत ने चौंक करके देखा तो बस देखता ही रह गया। क्या कर रहे हैं? पहले मैगजीन में गुम थे और अब? बोलते बोलते उसने अपने होंठ दांतों से दबा लिए। ओह, क्या बोल रही थी मैं भी, यही कि अब तुम में गुम हूँ। जी, चाय ठंडी हो गई है, मैं गर्म करके लाती हूँ। और मन में सोचती है कि मन की बातें भी सुन लेते हैं ये तो। नहीं, बस तुम यहाँ बैठो ना, कहीं मत जाओ, प्रशांत ने उसे प्यार से देख करके कहा और चाय का कप होंठों से लगा लिया। रिद्धिमा उसके बोलने पर सामने ही बैठ गई और उसकी प्यार भरी नजरों की ताब से उसकी पलकें उठ नहीं रहे थे। तभी प्रशांत के मोबाइल पर किसी का फोन आ गया और वह अलग जा करके बात करने लगा और रिद्धिमा उठ करके दादी माँ के कमरे में चली गई और उनके पांव दबाने लगी। थोड़ी देर बाद प्रशांत भी वहीं आ गया तो दादी माँ ने उबासी लेते हुए कहा, अब मैं आराम करूंगी, जाओ तुम दोनों भी आराम कर लो। चलो, दादी माँ की बात मानते हैं। प्रशांत ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ने के लिए बढ़ा दिया तो वह शर्मा करके बाहर चल दी। उसे जाता देख करके प्रशांत भी उसके पीछे आ गया। जब दोनों कमरे में पहुंचे तो रिद्धिमा ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? दादी माँ के सामने कैसे घूर रहे थे मुझे, और तो और हाथ भी पकड़ने लगे। अच्छा, तो इस बात का गुस्सा है? मैं भी ना गले लगाने की जगह हाथ पकड़ रहा था। धत, बिल्कुल पागल हूँ पर तुम्हारे प्यार में। अब कोई इतना खूबसूरत लग रहा है तो कोई होश में कैसे रहे। बोलते हुए प्रशांत उसे बाहों में भरने आगे आया और रिद्धिमा ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। और प्रशांत रुक करके बोला, अभी एक बात ले करके आता हूँ। तुम इतनी प्यारी लग रही हो और मैं पसीने से भीगा हुआ हूँ। प्रशांत बाथरूम में घुस गया तो रिद्धिमा पलंग पर बैठ गई। अभी प्रशांत उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसका बोलना, उसका निहारना सब उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। प्रशांत अभी बाथरूम में ही था। वह ऐसे ही मोबाइल पर कुछ कुछ कर रही थी कि मोबाइल पर कॉल आया और उसने उठा करके हेलो कहा। तब उसे समझ आया कि ये मोबाइल प्रशांत का है, क्योंकि दूसरी ओर से एक औरत की आवाज आई थी। हेलो प्रशांत जी। रिद्धिमा ने हेलो कहा तो दूसरी ओर से कहा गया, जी मैं प्रशांत सर से बात कर सकती हूँ? आप कौन बोल रही हैं? जी मैं उनके ऑफिस से बोल रही हूँ। मिली, बॉस ने उन्हें आज शाम नए वाले ब्रांच में जाने के लिए कहा है। ठीक है, वो नहाने गए हैं, मैं उन्हें आते ही बता दूंगी। ओके मैम। और जब प्रशांत नहा करके रिद्धिमा के करीब आने लगा तो रिद्धिमा ने उसे मुस्कुराते हुए खुद से दूर किया और मिस मिली का फरमान सुना दिया। और वह बड़बड़ाते हुए बोला, ओह, ये पापा भी ना अपने बेटे की खुशी समझते ही नहीं हैं। अब मुझे जाने की तैयारी करनी होगी। हाँ, तो पापा को अपनी बहू की भी तो चिंता है ना? रिद्धिमा ने उसकी बड़बड़ाहट से मजे लेते हुए कहा। अच्छा जी, वहाँ का काम तो 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ बचोगे? प्रशांत ने उसे अपने करीब करते हुए कहा। तो उसने उसकी नाक पकड़ करके छेड़ा और बोली, अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए वरना पापा की डांट पड़ेगी। ओह हाँ यार, अभी तो सचमुच जाना बहुत जरूरी है, कह करके वह अलमारी से फाइलें निकालने लगा और वह नीचे चली गई। और थोड़ी देर बाद जब वह बैग लेकर के नीचे उतरा तो रिद्धिमा रो रही थी। उसने उससे पूछा पर बताने की बजाय पापा कह करके फिर से रोने लगी। तब उसने उसके मायके में फोन किया और बात करने के बाद बोला, आंटी आप परेशान मत होइए, मैं अभी आता हूं। और वह अपना बैग लेकर के चला गया।
वह परेशानी में रोए जा रही थी। बड़ी मुश्किल से दादी माँ के कहने पर बस थोड़ा सा खाया था, वरना वह भी नहीं खाती। रात 9 बजे के करीब प्रशांत की माँ किटी पार्टी से वापस आई और सीधे अपने कमरे में चली गई। उसके कुछ देर बाद प्रशांत के पापा आए और उन्होंने प्रशांत के बारे में पूछा तो दादी जी ने कहा कि वह तो शाम में ही कहीं गया है, बोल रहा था कि जरूरी काम है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है माँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, खाना वहीं भिजवा दीजिएगा। ठीक है बेटा। फिर दादी जी ने अपने बेटे और बहू के लिए खाना उनके कमरे में भिजवा दिया और फिर से रिद्धिमा के पास आकर के बैठ गई। रात के 10 बजे थे जब उसका मोबाइल बजा तो उसने हड़बड़ा करके फोन उठाया। उसके पापा का फोन था। वह खुशी और दुख के मिले जुले एहसास से चीखी, पापा कैसे हैं आप? उन्होंने कुछ कहा जिसे सुन करके वह बोली, जी मैं अभी आती हूँ। वह फोन रख करके दादी जी की ओर मुड़ी जो उसी के पास बैठी थी। दादी माँ, मुझे पापा ने बुलाया है, मैं जा सकती हूँ ना? ठीक है बेटा, मैं ड्राइवर को बोलती हूँ, तुम्हें पहुँचा देगा। तभी ड्राइवर अंदर आया और बोला, दादी जी प्रशांत बाबा बहुरानी को बुला रहे हैं। लो प्रशांत आ गया, जाओ उसी के साथ चली जाओ। जी दादी माँ। दादी माँ के कहने पर उसने चेहरा धो करके बाल ठीक किया और बाहर आकर के कार में बैठ गई और प्रशांत ने बगैर कुछ कहे गाड़ी बढ़ा दी। वह कुछ पूछना चाहती थी पर कार को अपने मायके जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ते देख करके कुछ नहीं पूछा और जैसे ही कार उसके घर के पास पहुंची वह भाग करके अंदर चली गई और अपने पापा को देखते ही उनके गले लग गई। आज बहुत दिनों बाद उन्होंने भी अपनी लाडली को गले लगा लिया। तब तक पीछे से प्रशांत भी आ गया था तो सुरेंद्र जी ने भी उसे भी अपने साथ कर लिया। अपने पापा को ऐसा करते देख करके रिद्धिमा हैरान होकर के अपने पापा की ओर देखने लगी तो वे पास के सोफे पर बैठ गए और उन दोनों को भी बैठने का इशारा किया। फिर बोले, बेटा मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकते, फिर भी मैं तुमसे नाराज हो गया। हालांकि दिल में तड़पता था तुमसे बात करने के लिए, फिर भी लेकिन आज प्रशांत ने खुद मुझे बताया कि सारी गलती उसकी है, तुम बेकसूर हो और मुझसे अपनी गलती की माफी मांगी तो मैंने उसे माफ कर दिया। सचमुच बहुत अच्छा इंसान है ये। अपनी गलती स्वीकार करना हर इंसान के बस की बात नहीं होती। वाकई प्रशांत बेटे, मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया और आज तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत बच गई। सुरेंद्र जी ने प्रशांत का हाथ अपने हाथों में ले करके कहा, कैसी बात करते हैं अंकल, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? हाँ बेटा, तुम तो मेरे बड़े बेटे हो, बस अब से तुम भी मुझे पापा कहोगे। जी पापा। पर हुआ क्या था पापा, घर में पुलिस क्यों आई थी? रिद्धिमा ने पूछा। तुम्हारे पापा के बारे में किसी ने पुलिस को कॉल किया कि वो ड्रग्स के कारोबार से जुड़े हुए हैं, इसलिए पुलिस हमारे घर की तलाशी लेने आई थी। पर जब मेरी प्रशांत से बात हुई तो उसने कहा कि बगैर वारंट के पुलिस तलाशी नहीं ले सकती, आप उन्हें रोकिए, मैं जल्दी ही पहुंचता हूं। और मैंने वही किया। मैंने पुलिस से वारंट की मांग की तो कहने लगे कि जल्दी में नहीं ला पाए। फिर मैं अड़ गई और बोल दिया, पहले वारंट लेकर के आओ फिर तलाशी लेना। तब तक सारे मोहल्ले वाले हमारे घर के पास जमा हो गए थे, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पुलिस वालों को कुछ कह सकते। मैं भी सबको देख करके नर्वस होने लगी थी और तभी प्रशांत यहाँ आ गया और पहले तो उसने पुलिस वालों को बगैर वारंट के किसी शरीफ इंसान के घर आने के लिए डांट लगाई और फिर पुलिस कमिश्नर को फोन किया। फिर कमिश्नर ने भी उन्हें ऐसी लापरवाही के लिए सुनाया और हमें विश्वास दिलाया कि बगैर जांच किए किसी शरीफ इंसान को परेशान करने के लिए इन सब पर कार्रवाई की जाएगी। सचमुच बेटा, तुम्हारी वजह से सब कुछ ठीक हो गया, नहीं तो आज जाने क्या हो जाता। अगर पुलिस इन्हें लेकर के जाती तो बिना किसी गुनाह के भी सब मुजरिम समझते। कोमल जी ने रिद्धिमा को पूरी सच्चाई बताई और प्रशांत की दिल से तारीफ की। गिले शिकवे खत्म हो गए थे अब बहुत रात हो गई थी, इसलिए दोनों वहीं रुक गए थे। उस रात पहली बार दोनों ने
एक बिस्तर शेयर किया था, पर प्रशांत शायद बहुत थका हुआ था। रिद्धिमा ने कमरे में आने में थोड़ी देर लगा दी थी और जब तक वह आई प्रशांत बहुत गहरी नींद सो रहा था। उसे सोता देख करके वह भी उसके बगल में सो गई। सुबह सबने साथ में नाश्ता किया और फिर रिद्धिमा सबके लिए चाय बना रही थे। तब मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ निमेश भी उसके घर आया था और सुरेंद्र जी ने बड़े मान से प्रशांत जी का सब लोगों से परिचय करवाया। उसने किचन से ही देखा प्रशांत और निमेश दोनों साथ ही खड़े थे और प्रशांत के सामने निमेश बिल्कुल साधारण लग रहा था। प्रशांत के चेहरे पर एक तेज था और उसका शारीरिक गठन किसी फिल्म के हीरो की तरह था। रिद्धिमा के पापा ने उसे अपने साथ लगा लिया और उसकी तारीफ कर रहे थे और वह थोड़ा झेंप रहा था और उसका ये रूप और अधिक प्यारा लग रहा था रिद्धिमा को। थोड़ी देर बाद सब लोग चाय पी करके चले गए और फिर प्रशांत ने भी रिद्धिमा के मम्मी पापा से जाने के लिए आज्ञा ली और दोनों अपने घर के लिए निकल गए। रिद्धिमा और प्रशांत अपने घर के अंदर पहुंचे तो सामने ही प्रशांत के माता पिता से सामना हो गया और वह प्रशांत को देख करके चौंक गए और गुस्से में बोले, मैंने तो तुम्हें नए वाले ब्रांच में जाने के लिए कहा था, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वह भी अपनी पत्नी के साथ घूम करके आ रहे हो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है? ऐसा नहीं है डैड, मुझे पता है मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं और मैंने उसे पूरा भी किया है। मैंने सारे कागजात ले करके अपने एक दोस्त को समय से भेज दिया था और वीडियो कॉल से अपनी देख रेख में सब मामला सुलझा चुका हूँ। वहाँ सब ठीक है डैड, आप परेशान ना हो। गुड, चलो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कह करके वो ऑफिस के लिए निकल गए और रिद्धिमा उसकी फुर्ती का सोच करके दंग रह गई। सोचने लगी कितनी आसानी से उसने उसके पिता की भी मदद की और अपने ऑफिस का काम भी संभाल लिया और तो और मेरे पापा के सामने अपनी सारी गलतियां स्वीकार कर ली। मुझे उसे शुक्रिया तो कहना ही चाहिए। क्या सोच रही हो? जी, आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे पापा की मदद। तुम ये सोच रही थी? मुझे लगा मेरे बारे में सोच रही थी। नहीं तो मैं तो बस थैंक यू बोलना चाहती थी। छोड़ो यार, थैंक यू बोल करके पराया मत करो। कुछ और कहना है तो बोलो, मैं सुनने के लिए बेकरार हूँ। वह मुस्कुराते हुए अपना जैकेट उतार करके हाथ में लेते हुए बोला, जी नहीं, बस यही कहना था और कुछ नहीं। वह भी मुस्कुराते हुए पलटी की। प्रशांत ने उसकी बाह पकड़ करके अपनी ओर खींच लिया और वह उसकी बाहों में आ गई। थोड़ी देर के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। प्रशांत ने आहिस्ता से उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। रिद्धिमा की सांसें बेतरतीब सी चलने लगी और तभी किचन में कुछ जलने की स्मेल आई और फिर खांसने की, जिससे प्रशांत का ध्यान थोड़ी देर के लिए उस ओर चला गया और रिद्धिमा उसकी बाहों से निकल गई। आप भी ना, अभी कोई आ जाता तो क्या सोचता? अरे यही सोचता कि कितना प्यार है दोनों में। अच्छा चलो कमरे में चलते हैं। प्रशांत की आंखों में प्यार का उफान नजर आ रहा था। आई दादी माँ, मुझे दादी माँ बुला रही हैं। अच्छा, पर मैंने तो नहीं सुना। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रुको बताता हूँ किसकी गलती है, पहले पकड़ तो लो, कह करके वह दादी के कमरे की ओर भागी तो प्रशांत भी उसके पीछे लपका। प्रशांत बेटा, जरा मुझे मेरी फ्रेंड के घर पर छोड़ देना, वो ड्राइवर कार की सर्विसिंग के लिए गया है, तो तुम मुझे छोड़ दो, फिर मैं उसके साथ वापस आ जाऊंगी। ओके मॉम, चलिए। बस 1 मिनट बेटा, मैं अपना पर्स लेकर के आती हूँ। मॉम के जाते ही प्रशांत उसके पास आ करके बोला, बस थोड़ी देर और खैर मना लो, फिर कहाँ जाओगी बच करके? हाँ, तब की तब देखेंगे। रिद्धिमा ने अपनी आंखें घुमाई। हाय, इस अदा पर तो दिल करता है बस तुम्हें बाहों में समेट करके प्यार करता जाऊं, तुम्हारे अलावा कोई बात याद ना रहे। बोलते हुए प्रशांत ने अपने दोनों हाथों में रिद्धिमा का चेहरा भर लिया और उसके ओंठों पर किस करना चाहा कि हूँ। प्रशांत की माम ने दोनों को करीब देख करके मुंह से आवाज निकाली तो प्रशांत ने जल्दी से जैकेट रिद्धिमा को थमा दिया। ओ मॉम, मैं इसे जैकेट दे रहा था, लेकिन
ना कितनी गर्मी लग रही है, मैं कार निकालने जा रहा हूँ, आप आइए। कह करके प्रशांत झेप करके जल्दी से चला गया तो उसकी माम भी हंसती और रिद्धिमा शर्मा करके छत पर चली गई और अपने कमरे में आ करके आईने के सामने खड़े हो करके खुद को देख करके सोचने लगी, आखिर ऐसा भी क्या है मुझ में जो प्रशांत मुझे इतना चाहते हैं। आज बहुत दिनों बाद उसे खुद पर प्यार आ रहा था, आंखों में खुशी झलक रही थी और प्रशांत की छुअन के एहसास से मन में प्रेम का एहसास हो रहा था। उसे अभी ख्यालों में ही प्रशांत पर टूट करके प्यार आ रहा था और उसके एहसास को और महसूस करने के लिए रिद्धिमा ने उसका जैकेट पहन लिया। उसके बाद खुद को शीशे में देखा तो ऐसा महसूस हुआ कि वो अपने प्रशांत की बाहों में है। ये सोच करके कि उसकी पलकें झुक गई हैं, फिर धीरे धीरे उसने अपनी पलकें उठाई और कहा, बस अब आपका इंतजार खत्म हो गया प्रशांत, अब मैं तन मन से आपकी होना चाहती हूँ, आपकी बाहों में खुद को सौंप देना चाहती हूँ। मुझे भी आपसे थोड़ा सा प्यार हो चला है। वह होंठों से गुनगुनाने लगी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके हैं। ओ हम तो दिल दे ही चुके हैं, बस एक हाँ बाकी है। रिद्धिमा ने गाने को अपनी मर्जी से गा करके बेख्याली में ही जैकेट की जेब में हाथ डाला तो प्रशांत का मोबाइल पॉकेट के अंदर था। ओह, जनाब ने जल्दबाजी में अपना मोबाइल छोड़ दिया और अब परेशान हो रहे होंगे। उसने यूं ही सोचते हुए मोबाइल ऑन किया और तुरंत ही एक वॉइस मैसेज शुरू हो गया। हेलो प्रशांत, मैं साइना बोल रही हूँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, होटल बसंत विहार आ जाना। ओके। मैसेज सुन करके जैसे रिद्धिमा के सारे ख्वाब टूट गए। इसका मतलब प्रशांत आज भी अपनी पहली पत्नी से मिलता है। साइना का मैसेज सुन करके साफ लग रहा था कि ऐसा मैसेज पहली बार नहीं आया है और मेरे सामने अपने प्रेम और अच्छाई का कितना ढोंग करता है। छी, कैसा इंसान है ये, यहाँ मुझे अपने प्यार का यकीन दिलाता है, दूसरी ओर अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए साइना से होटल में मिलता है और जाने क्यों तलाक के बाद भी वो औरत इससे मिलती है। हाँ, शायद उसे पैसे की तलब खींच लाती है प्रशांत के पास और प्रशांत को उससे जिस्म की। छी, मुझे ये तो सब सोच करके ही घिन आ रही है। रिद्धिमा का तन बदन नफरत से भर उठा था। यह अपने आप में इतनी गुम थी कि उसे प्रशांत के कमरे में आने और दरवाजा बंद करने का एहसास तक ना हुआ। प्रशांत ने उसे पीछे से ही अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान से ओंठों से सरगोशियां सी करता कहा, अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती मेरी जान, अब मेरी यादों से निकल करके मेरी बाहों में आ जाओ, मैं तुझमें खो जाना चाहता हूँ। कह करके प्रशांत ने रिद्धिमा को अपनी ओर घुमाया और उसके ओंठों पर अपने ओंठ रख दिए और जैसे वह नींद से जागी थी उसने अपने दोनों हाथों से उसे जोर से धकेल दिया और प्रशांत लड़खड़ा करके गिर गया। रिद्धिमा के अचानक से धक्का देने से प्रशांत संभल नहीं पाया और लड़खड़ा करके दीवार से टकरा गया, जिससे उसके सिर में चोट लग गई। वह असमंजस भरी नजरों से रिद्धिमा को देखने लगा और वह गुस्से से चिल्लाई, जलील इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अभी थोड़ी देर पहले वह कितनी प्यारी और मासूम लग रही थी और अब शेरनी की तरह गुर्रा रही थी। प्रशांत के सिर में चोट लगने से तेज दर्द हो रहा था। उसे गुस्सा तो बहुत आया, फिर भी वो खुद को शांत करते हुए संयत स्वर में कहा, ठीक है, तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे करीब आऊं तो नहीं आऊंगा, पर तुम शांत हो जाओ। वाह, क्या बात है, मन में तो अपनी बेइज्जती से बहुत तिलमिलाए होंगे, पर जाहिर ऐसे कर रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ। कैसे कर लेते हो इतनी अच्छी एक्टिंग? रिद्धिमा ने ताली बजाते हुए तंज किया। कैसी बातें कर रही हो, और मैंने कौन सी एक्टिंग की है? तुम एक नंबर के जलील हो, मेरे सामने मुझसे प्यार करने का ढोंग करते हो और होटल में दूसरी औरतों के साथ वक्त गुजारते हो और बन ऐसे रहे हो कि तुम्हारे जैसा मासूम कोई है ही नहीं। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे मन में मेरे लिए इतनी कड़वाहट है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। आज तक मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, पर इस बार तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है, केवल तुम हो जिसके इतने करीब मैं आया हूँ। हाँ, मानता हूँ मैं तुम्हें चाहा और तुम्हें अपनी जिंदगी में लाने के लिए तुम्हें ही मजबूर किया, पर यह बिल्कुल सच है कि तुम्हारे अलावा मेरे दिल में कोई और नहीं आया।
पर आज तुमने मेरे प्यार को गाली दी है। तुम्हें मेरे छूने से प्रॉब्लम है ना, तो वादा करता हूँ खुद से कभी भी तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। बोलते हुए उसकी आवाज कांपने लगी थी और माथे पर लगी चोट जिसे उसने अपने हाथ से दबा रखा था, खून की बूंद रिस करके गिरने लगी थी। इसलिए उसने फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और अपने स्टडी रूम में चला गया। और वह वैसे ही पलंग पर बैठी थी, शून्य में निहारते हुए। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतनी अच्छी अदाकारी कैसे कर सकता है। वह बहुत देर तक यूं ही अपनी सोचों में गुम थे, जब नौकरानी आकर के बताई, बहुरानी आपको दादी माँ ने बुलाया है, कोई मिलने आए हैं। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ जी। वह दुपट्टा सर पर जमाती हुई नीचे उतरी और ड्राइंग रूम में आ गई। सोफे पर एक 30-35 की एज की एक औरत और उसी के लगभग एक आदमी बैठे थे। दादी जी ने परिचय करवाया, इनसे मिलो, ये है साइना और ये है इनके पति संजय, प्रशांत के ऑफिस में काम करते हैं। प्रशांत इसे अपनी बहन की तरह ही मानता है। आइए ना भाभी, मेरे पास बैठिए। प्रशांत भाई आपकी बहुत तारीफ करते हैं, इसलिए मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। सचमुच आप बहुत प्यारी हैं, तभी तो भाई आपकी इतनी तारीफ करते हैं, साइना बताने लगी। पिछले दिनों हम दोनों में थोड़ी सी अनबन हो गई थी और बढ़ते बढ़ते बात तलाक तक पहुंच गई थी, पर प्रशांत भाई ने हम दोनों को समझाया भी और थोड़ी डांट भी लगाई। उसके बाद हम दोनों को ही अपनी गलती समझ आ गई और हमारा रिश्ता टूटने से बच गया। बहुत दिनों से आपसे भी मिलने का मन था। जब आपकी शादी हो रही थी तब मैं अपने मायके गई हुई थी इनसे रूठ कर, और जब कि सब कुछ ठीक हो गया है, हमारा रिश्ता भी संभल गया है, इसलिए आज होटल में छोटी सी पार्टी रखी है। बच्चे दादा दादी के साथ पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। मैंने भाई को मैसेज भी किया था, पर शायद वो बिजी होंगे, ध्यान नहीं दिया, इसलिए कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इन्होंने कहा कि आप दोनों को घर से ही साथ लिए चलते हैं। चलिए ना भाभी, आप दोनों आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और ये प्रशांत भाई कहाँ हैं? जी वो अपने स्टडी रूम में हैं, शायद कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा मैं जा करके मिल लूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ, तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। और मन ही मन खुद को मलामत करने लगी कि बगैर जाने ही मैंने प्रशांत पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, और उन्होंने सह भी लिया। उसे याद आया कि उसके पापा भले ही बहुत अच्छे हैं, फिर भी माँ की जायज बातें भी बहुत बार नहीं मानते, और माँ को मैंने कभी भी पापा से ऊंची आवाज में बात करते हुए भी नहीं सुना। और एक मैं हूँ, मैंने शादी से अब तक प्रशांत की कोई बात मानना तो छोड़ो, कभी ढंग से बात तक नहीं की। और आज तो मैंने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह जख्मी हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। उसकी नज़रों के आगे प्रशांत का उदास चेहरा घूम गया। उधर साइना ऊपर जा करके वापस आ गई थी और उसने बताया, भाई को तो बहुत तेज बुखार है और सिर पर भी चोट लगी है, इसलिए मैंने उनसे आने के लिए नहीं कहा। वह सोफे पर लेटे हुए हैं, शायद काम करते करते नींद आ गई उन्हें। बुखार सुन करके दादी जी के साथ रिद्धिमा भी चौंक गई। क्या ये लड़का ना कभी भी खुद पर ध्यान नहीं देता, बस लापरवाही करता है। पर बहू तुम्हें भी पता नहीं चला? नहीं दादी माँ, मुझे भी कुछ नहीं बताया, मैं जाती हूँ उनके पास। सॉरी साइना दी, अभी तो आपके साथ नहीं चल सकेंगे। कोई बात नहीं भाभी, ये सब तो कभी भी हो सकता है। आप भाई का ध्यान रखिए, हम चलते हैं। पर आप किसी रोज भाई के साथ हमारे घर जरूर आइएगा। हाँ जरूर आएंगे। प्रणाम दादी जी, हम चलते हैं। हाँ फिर आना बेटा, आज तो तुझे रुकने के लिए भी नहीं कह सकती। जी दादी जी आएंगे। रिद्धिमा प्रशांत के पास स्टडी रूम में गई। वह सोफे पर ही लेटा, उसने चोट पर बैंडेज लगाया था। रिद्धिमा ने उसके माथे पर हाथ रख करके देखा, माथा बहुत तेज गर्म था। ओह, इसे तो ठंडी पट्टी करनी होगी, उसने सोचा, और जा करके एक बाउल में ठंडा पानी और रुमाल लेकर के आ गई। उसने जैसे ही पानी की पट्टी उसके माथे पर रखी, वह थोड़ा सा कुनमुनाया।
पर बुखार की वजह से वह आंखें नहीं खोल रहा था। रिद्धिमा ने प्रशांत के फैमिली डॉक्टर को फोन किया था तो उन्होंने भी उसे ठंडी पट्टी रखने के लिए ही कहा था और बोले कि मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। वह उसके माथे पर पट्टी रख रही थी और साथ में खुद को भी कोस रही थी। पति पत्नी तो सारी बातें बगैर बताए ही समझ जाते हैं। जैसे प्रशांत ने तो मेरी खुशी के लिए बहुत कुछ किया, अपना गुनाह भी कबूल कर लिया, और एक मैं हूँ इसे चोट पहुंचाने के बाद नजर उठा करके भी नहीं देखा। कैसी पत्थर दिल हूँ मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं। प्रशांत मत माफ करना मुझे, वह सोच रही थी, पर दिल कर रहा था कि उसके सीने से लग जाए और उससे माफी मांग ले। पट्टी करने से उसे थोड़ा आराम मिला था। शायद उसने अपनी आंखें खोली थी। रिद्धिमा उससे अपनी गलती की माफी मांगना चाहती थी, पर डॉक्टर साहब और दादी जी आ गए तो वह कुछ बोल नहीं पाई। अब सब लोग आ गए थे, इसलिए प्रशांत अपने कमरे में आ गया। बुखार अभी भी बहुत तेज था, शायद उसके माथे पर चोट लगी थी, साथ साथ उसके दिल पर लगी चोट ही इस बुखार का कारण थी। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगा दिया और दवाई लिख दी। दादी जी ने तुरंत किसी को दवाई लेने भेज दिया और रिद्धिमा को उसके पास ही बैठने के लिए कहा। वह उसके पास ही बैठी थी। इंजेक्शन के असर की वजह से वह गहरी नींद में सो रहा था। रिद्धिमा उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी और शायद प्रशांत को नींद में भी उसकी उंगलियों का स्पर्श बहुत अच्छा लग रहा था, जो कोई उसके चेहरे को देख करके महसूस हो रहा था। 2-3 घंटे बाद प्रशांत को बुखार थोड़ा कम हुआ तो वह उठने लगता है, तो रिद्धिमा ने उसे बहुत मुश्किल से इस कमरे में सोने के लिए राजी किया। रात में प्रशांत ने कमजोरी की वजह से उसकी बात मान ली थी और कमरे में ही सो गया। रिद्धिमा भी उसके पास ही सो गई। रात भर वह बुखार से जलता रहा। रिद्धिमा ने रात में उठ करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके लिए प्रार्थना की। पूरी रात वह उसके बालों को प्यार से सहलाती रही ताकि वह सुकून से सोए। जाने कब उसकी आंखों में नींद आई, फिर भी सवेरे ही उसकी नींद खुल गई। उसने प्रशांत के सिर को छू करके देखा, अब बुखार उतर चुका था। रिद्धिमा ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद किया और प्रशांत को देखने लगी। उसके चेहरे पर कितनी शांति थी, वह सोया हुआ बहुत मासूम लग रहा था। रिद्धिमा ने उसके माथे पर हौले से चूम लिया तो वह पहलू बदल करके सो गया और उसने अपने माथे पर हाथ मारा। मैं भी ना कुछ भी करती हूँ, अगर अभी इनकी नींद खुल जाती तो क्या सोचते मेरे बारे में। उसने प्रशांत को ठीक से चादर उठाया और उठ करके नहा धो करके तैयार हो गई और पूजा किया। फिर कमरे में चाय लेकर के आई कि प्रशांत को उठा करके कुछ खिलाए, दवाई दे देगी, पर वह पहले ही उठ करके कमरे से चला गया था। उसे समझ आ गया था कि वह रिद्धिमा के पास नहीं रहना चाहता। उसे बहुत अफसोस हुआ। वह प्रशांत से माफी मांगना चाहती थी, पर वह तो जैसे खुद को दूर रखना चाहता था। पर रिद्धिमा समझ रही थी इसमें प्रशांत की कोई गलती नहीं थी। वह तो रिद्धिमा की ही बात का मान रख रहा था, पर वह अपने दिल को कैसे समझाए। वह मायूस होकर के सीढ़ियों से नीचे उतर आई तो वह दादी जी और मम्मी जी के साथ बैठा मुस्कुरा रहा था। पर रिद्धिमा का दिल अच्छी तरह जानता था कि वह अंदर से कितना टूटा हुआ है और ये सब स्वयं रिद्धिमा की वजह से हुआ है। कैसे उसने बिना सोचे समझे इतने प्यारे इंसान का दिल दुखा दिया। उसे खुद की करनी पर पछतावा हो रहा था। पूरे दिन में उसने बहुत बार कोशिश की प्रशांत से माफी मांगने की, पर वह मौका ही नहीं दे रहा था। हर बार किसी न किसी के साथ ही होता और रात में भी वह सीधे अपने स्टडी रूम में चला गया और दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। दूसरे दिन ऑफिस में कोई पार्टी थी। दादी जी ने रिद्धिमा को भी तैयार होने के लिए कहा था। वह नीले रंग की साड़ी और उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी पहन करके तैयार हुई थी और जब वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तब सामने से प्रशांत की माँ ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर के आ रही थी। उन्होंने ब्लैक पार्टी गाउन पहना था। उसने प्रशांत के पिता की आवाजें सुनी, इतनी बड़ी पार्टी है, शहर के सारे बड़े बड़े लोग वहां होंगे, सब एक से बढ़ करके एक मॉडर्न लोग। वहां तुम्हारी वाइफ ढकी छुपी साड़ी में जाने वाली है। अरे कम से कम अपनी माँ को देख करके ही उसे समझा देते। अपने पिता समान ससुर के मुंह से ऐसा सुन करके उसे बहुत शर्म सी महसूस हो रही थी। तभी प्रशांत की आवाज आई, डैड मुझे लोगों की परवाह नहीं है, रिद्धिमा मेरी पत्नी है, कोई 100 पीस नहीं है, उसे जैसे रहना है वैसे ही रहेगी और वैसे भी उसकी खूबसूरती मेरे लिए है, दुनिया में नुमाइश की चीज नहीं है वो। फिर तुम्हारी मर्जी, कह करके उन्होंने कंधे उचकाए और आगे बढ़ गए
और वह सोचने लगे, कभी मैं अपनी सहेलियों से कहा करती थी कि मोहब्बत का मतलब तो ये है कि मैं जैसी हूँ कोई मुझे वैसे ही अपनाए, ये नहीं कि मुझे बदलने की कोशिश करे। उसकी आंखें भर आई। प्रशांत मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैंने कभी उनकी कदर नहीं की, और अब तो वो मेरी तरफ देखते भी नहीं है, कैसे मनाऊं मैं उन्हें। उसका अफसोस करना चालू था कि दादी जी ने आवाज दी, रिद्धिमा बेटा नीचे आओ, सब लोग तैयार बैठे हैं। तब उसने अपनी आंखों को रुमाल से साफ किया और जवाब दिया, जी दादी अभी आई। फिर वह गाड़ी में सबके साथ जा कर के बैठ गई। रास्ते में मम्मी जी ने उसे बहुत कुछ समझाया, जिसमें वह हाँ में हाँ मिलाती रही। उसने कितनी बार सोचा कि प्रशांत उसे एक बार तो देखें, पर जिसकी एक नजर की तमन्ना थी उसने उसे पलट करके भी नहीं देखा। पार्टी में जैसा कि पता था, शहर के बड़े बड़े लोग शामिल हुए थे, जिनमें बहुत सारी लड़कियां भी थी। प्रशांत ने उसे कुछ लोगों से मिलवाया और फिर वह एक चेयर पर बैठ गई। वह यहाँ सबसे अलग लग रही थी, पर प्रशांत के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उसे निमेश और नवीन की बातें याद आ रही थी और मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि उन्होंने प्रशांत को उसका जीवन साथी बनाया, जो हर लिहाज से एक अच्छा इंसान है। बस अब उसे मनाना है, और उसे यकीन है वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि अधिक देर तक नाराज नहीं रह सकते। वह कुछ सोच करके मुस्कुरा दी। पार्टी से घर आते आते बहुत रात हो गई थी। उसने सोचा कि आज प्रशांत को दूसरे कमरे में नहीं जाने देगी, इसलिए वह जल्दी से साड़ी बदलने के लिए वॉशरूम में गई। पर जब तक वह बाहर आई, प्रशांत दूसरे कमरे में जा करके दरवाजा बंद कर चुका था। फिर उसके पास सोने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इतनी रात में वह दरवाजा खटखटा भी नहीं सकती थी। अगर कोई सुन लेता तो फिर वह क्या जवाब देती, इसलिए चुपचाप सो गई। सुबह भी वह रिद्धिमा के उठने से पहले ही उठ करके तैयार हो गया था और नीचे जा चुका था। वह जानबूझ करके उससे बच रहा था ताकि रिद्धिमा से बात ना करनी पड़े। कुछ सोच करके वह नीचे उतरी कि आज तो सामने से ही बात करूंगी, आखिर गलती मेरी है, फिर मुझे पहल करनी ही चाहिए। वह अकेला ही नाश्ता करने बैठा था। वह भी उसके सामने वाली चेयर पर जा करके बैठ गई, पर उसने उसके बैठने का कोई नोटिस नहीं किया और चुपचाप खाने में लगा रहा। रिद्धिमा उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उसके करीब जा करके अपनी चूड़ियां उसके कानों में बजाती है, पर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और चाय का कप अपने होंठों से लगा लिया। अभी वह कुछ बोलने जा ही रही थी कि दादी जी आ गई, तो वह चुपचाप चेयर पर बैठ गई और नाश्ता करने लगी। दादी जी ने प्रशांत से पूछा, आज इतने सवेरे सवेरे कहीं जाने की तैयारी है क्या? हाँ दादी माँ, वो गांव में अपनी नई फैक्ट्री में काम शुरू हो गया है, उसे जा करके संभालना है। अच्छा, तो कितने दिनों के लिए जा रहे हो? पता नहीं, वह तो काम पर निर्भर करता है, शायद महीने भर लग जाएं। अरे तो रिद्धिमा को भी अपने साथ लेकर के चले जाओ, दोनों को एक साथ वक्त बिताने का मौका भी मिल जाएगा और तुम अपना काम भी देख लेना। दादी जी की बात सुन करके रिद्धिमा मन ही मन बहुत खुश हुई। वह अभी कुछ बोलना ही चाहती थी कि प्रशांत ने कहा, अभी नहीं दादी जी, अभी वहाँ कुछ दिक्कत है, मैं कुछ दिन बाद इसे बुला लूंगा। इस पर दादी जी ने कुछ नहीं कहा, पर रिद्धिमा समझ गई कि वह जानबूझ करके नहीं ले जाना चाहता, इसलिए बस बहाने बना रहा है। पर वह कुछ कह भी नहीं सकते थे। प्रशांत ने नाश्ता किया और अपना बैग उठा करके दादी जी को प्रणाम करके चला गया। वह दरवाजे पर खड़ी बहुत देर तक उसकी गाड़ी को जाता हुआ देखती रही, जब तक कि वह नजरों से ओझल ना हो गया। प्रशांत चला गया था और उसके साथ ही रिद्धिमा की उम्मीद भी चली गई थी कि वह प्रशांत को मना लेगी। पर अब उसके चले जाने के बाद वह समझी थी कि इस बार प्रशांत को बहुत बुरा लगा है, वह इतनी आसानी से नहीं मानेगा। पर यह भी कोई बात हुई, अगर वो सामने ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे मनाऊंगी? ऐसा भी कोई करता है? फिर सोचा कम से कम फोन पर ही बात कर लूं, पर फिर उसने खुद को ही ख्याल रद्द कर दिया। नहीं, अभी वो तो रास्ते में ही होंगे, सीधे कहेंगे पहुंच करके बात करूं, इससे अच्छा है कि मैं शाम को ही फोन करूं। फिर पूरा दिन शाम के इंतजार में और भी देरी से बीता। रिद्धिमा को आज पता चल रहा था इंतजार करना कितना मुश्किल है। बेचैनी
तड़प कसक कितना कुछ छुपा होता है इस इंतजार में। बार बार निगाहें घड़ी की ओर ही उठती, मन बस एक इंसान को सोचता रहता। उसने टेबल से प्रशांत की तस्वीर उठा करके अपने हाथ में ले लिया और उससे बात करने लगी। आपको पता है आपकी कितनी याद आ रही है, ऐसे कोई छोड़ करके जाता है भला? अब तो मुझे भी आपसे प्यार हो गया है प्रशांत, और हो भी क्यों ना, आप हो ही इतने अच्छे, तो प्यार तो होना ही था। पर आपको यूं मुझे छोड़ करके चले जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं जानती हूँ आप जानबूझ करके मुझसे दूर गए हैं, प्लीज आप वापस आ जाइए प्लीज। और उससे बातें करते हुए सचमुच उसकी आंखें भर। घड़ी ने जैसे ही शाम के 5 बजाए उसने प्रशांत को कॉल लगा दिया और मोबाइल कमरे में ही बजने लगा। तब वह चौंकी, ओह फोन यही है और मैंने सुबह से ध्यान भी नहीं दिया। मुझे दादी माँ को बताना चाहिए, वह मोबाइल भिजवा देंगी किसी से। काश मैंने सुबह ही फोन करके देखा होता तो अब तक पहुंच जाता उनके पास। वो कितने परेशान हो रहे होंगे, मैं अभी दादी माँ को बताती हूँ। उसने दादी माँ को ये बात बताई तो उन्होंने कहा, अरे बेटा उसने जानबूझ करके फोन छोड़ा होगा, इस नंबर पर बहुत सारे कॉल आते हैं इसलिए नया सेट ले करके गया होगा। अब गांव में ऑफिस के मसले ले करके जा करके क्या फायदा। ओह जब तक साथ लग करके काम ना समझाओ कोई काम नहीं करते तुम लोग। देखो तो दरवाजे के पीछे कितने जाले लगे हैं। दादी जी ने रिद्धिमा को बताया और नौकरों को काम समझाने में लग गई। और रिद्धिमा समझ गई कि प्रशांत ने जानबूझ करके ऐसा किया है। पर अब मैं दादी माँ को कैसे बताऊं कि मेरे पास उनका दूसरा नंबर नहीं है। क्या सोचेंगी वह कि मुझे अपने पति के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वह मायूस सी हो गई और पछतावे और प्रेम की आग में जल रही थी। दिन में तो खैर किसी तरह बीत गया था, पर रात उसकी आंखों से नींदें कोसों दूर थे। जैसे कि आंखें बंद करती वह आंखों के सामने धमक पड़ता और वह पट से आंखें खोल करके देखने लगती। उसे अपनी दीवानगी पर गुस्सा भी आ रहा था, पर क्या करती, प्रेम इंसान को दीवाना बना ही देता है। सुबह होते ही वह उठ गई कि बिस्तर उसे कांटों की तरह जो महसूस हो रहा था। उसने नहा करके भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए, भगवान जी मुझे मेरे प्रशांत से मिला दीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। रिद्धिमा ने अपनी परेशानी में ये बात जरा जोर से बोल दी थी, जो सामने से आती दादी माँ ने सुन लिया और मुस्कुरा दी। और जब रिद्धिमा पूजा करने के बाद उन्हें प्रसाद देने गई तो उन्होंने कहा, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ बेटा, मेरे प्रशांत को तुम्हारी जैसी पत्नी मिली है। अभी कल ही तो गया है ओ, पर तुम उसके लिए कितनी परेशान हो। अच्छा ये बताओ फोन आया प्रशांत का, तुम्हारी बात हुई उससे? उसने ना में सिर हिला दिया। अच्छा शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, पर अब जल्दी ही हमारे गांव में बहुत सारी सहूलियत होगी। हमारे गांव दादी माँ, क्या जिस गांव में प्रशांत गए हैं वह आपका गांव है? हाँ बेटा, प्रशांत ने तुम्हें नहीं बताया? अब रिद्धिमा उनसे क्या बताती कि प्रशांत तो तब बताते जब उन दोनों में कभी ढंग से बात हुई होती। और दादी माँ अपनी धुन में बताने लगी, पहले हम गांव में ही रहते थे, फिर मेरे बेटे ने यहाँ शहर में ऑफिस बना लिया तो हम सब यहीं आ गए। जब तक तुम्हारे दादाजी थे हम बीच बीच में गांव आते जाते रहते थे। अब तो वर्षों बीत गए, मैं गांव नहीं गई। दादी जी कुछ बताइए ना हमारे गांव के बारे में, क्या अभी भी वहां हमारा घर है? उसे उस जगह के बारे में जानने में दिलचस्पी हो आई जहां की उसके पति गए थे। हाँ बेटा, गांव में हमारा घर अभी भी है, पर उसमें अब स्कूल खुल गया है। तुम्हारे दादाजी ने मेरे नाम से वहां स्कूल खोला था। पहले गांव के बच्चे पास के दूसरे गांव में पढ़ने जाते थे। वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया दादाजी ने। मैंने किताबों में पढ़ा है हमारा भारत तो गांवों में बसता है, पर कितनी मुश्किल सहते हैं लोग गांव में। हाँ बेटा, मुश्किल तो सहते हैं, पर वहाँ शांति भी होती है, लोगों की जरूरतें भी कम होती हैं, लेकिन फिर भी लोग रोजगार के लिए शहर में जाने के लिए मजबूर होते हैं। वैसे तुझे पता है गांव में जमीन भी है हमारी, उसी पर फैक्ट्री बनने का काम चालू है। इस एक फैक्ट्री में बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रशांत के इस काम से मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। उसके दादाजी का सपना था अपने गांव में फैक्ट्री लगाने का, पर तब हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन अब ये सपना पूरा होने वाला है। दादी माँ, आपकी बात सुन करके मुझे भी गांव जाने का मन कर रहा है, पर पता नहीं कब जा सकूंगी मैं।
अरे तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैंने प्रशांत की माँ से बहुत बार कहा था गांव चलने के लिए, पर उसे गांव जाने और देखने का कोई शौक ही नहीं है। पर अब तो तुम्हारी बात सुन करके मुझे फिर से मन कर रहा है गांव जाने का। अब अपने आखिरी दिनों में एक बार तो वो जगह जाऊं जहां कभी दुल्हन बन करके आई थी मैं। आप ऐसी बातें मत करो दादी माँ। पागल, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। बस पहले अपने प्रशांत के बच्चों को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ मैं। दादी माँ की बात सुन करके रिद्धिमा ने शर्म से सिर झुका लिया और बोली, दादी माँ आप गांव जाने की बात कर रही थी। हाँ कर तो रही थी। तो कब चलेंगे हम? तुम जब कहो चल चलेंगे। सच? फिर कल चलें? हाँ, ये जल्दी गांव देखने की ही है ना? दादी माँ ने उसे प्यार से देखते हुए कहा। प्लीज दादी माँ कल चलिए ना, उसने मनुहार करते हुए कहा। अच्छा फिर जाओ तैयारी कर लो। सच? दादी माँ मैं अभी जाती हूँ। दादी माँ उसका उतावलापन देख करके मुस्कुरा दी। इधर प्रशांत को भी रिद्धिमा की याद आ रही थी। पूरा दिन तो काम में बीत जाता था, पर शाम में घर जाने के बाद वह बेचैन हो जाता। उसे भी ये एहसास था कि रिद्धिमा को अब पछतावा हो रहा है, पर इस बार उसका दिल टूट गया था। उसे बहुत दुख हुआ था जब उसने उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी। उसका एक मन कह रहा था कि उसने जो कुछ भी कहा वह गलत फहमी में कहा है, पर दूसरा मन कहता है कि उसे थोड़ा सा तो भरोसा होना चाहिए। पर जब उसने फैसला किया कि एक बार भले ही मुझे तकलीफ हो, पर मैं इतनी जल्दी माफ नहीं करूंगा उसे। पर 2 दिन ही हुए थे उसे गांव में आए हुए और वह अपने प्यार के आगे कमजोर पड़ने लगा था। उसका दिल भी उसे कहने लगा था कि प्यार में अभिमान की कोई जगह नहीं होती। बस वह एक बार बोल दे मुझे, प्रशांत मुझे आपकी याद आ रही थी, और बस मैं उसे लेने चला जाऊंगा। पर क्या वह कभी ऐसा कहेगी? प्रशांत कार में जा रहा था और उसके दिमाग में ढेर सारे ख्याल आते जा रहे थे। उसकी तंद्रा तब भंग हुई जब ड्राइवर ने कार रोकी। वह बेमन से उतरा। उसके आते ही चौकीदार ने गेट खोल दिया। फाइलें मेज पर रख करके वह वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। प्रशांत ने अपना चेहरा धो करके सामने आईने में देखा और चौंक गया। आईने में लिपस्टिक से आई लव यू प्रशांत लिखा था। वह चौंका कि यहाँ आईने में कौन लिख सकता है, जबकि कमरा तो बंद था। माना चौकीदार के पास एक चाबी होती है, पर वह तो अनपढ़ है, कैसे लिखेगा भला? और ऊपर से आई लव यू उसका सिर चकराने लगा था। इसलिए वह बाथरूम में से निकला और रामू काका को चाय के लिए कह करके अपने कमरे में चला गया। रामू काका गांव में इस घर की देखभाल करते हैं। प्रशांत जब भी यहाँ आता है उनकी वजह से उसे कोई कमी महसूस नहीं होती। कमरे में आकर के उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ, किसी जानी पहचानी खुशबू का। ओह, मैं भी ना कुछ भी सोचता हूँ, वह यहाँ कहाँ से आएगी भला? उसने सिर झटक करके खुद को अपने सोच से आजाद किया। तभी रामू काका चाय लेकर के कमरे में आए तो उसने हाथ बढ़ा करके ले लिया और पूछा, काका मेरे पीछे कमरे में कोई आया था क्या? हाँ बेटा, आपकी दादी माँ आई थी। दादी जी अचानक यहाँ कैसे? वह सुन करके खुश हो गया और सारी बातें भूल गया। फिर चाहे कमरे में फैली खुशबू हो या फिर आईने में लिखा आई लव यू। अच्छा, पर दादी माँ हैं कहाँ? जी आज मोहल्ले में बिटिया की शादी है ना, तो वहीं गई हैं। अब मैं भी चलूंगा, आपको भी रात में वहीं आना है। आपको उन लोगों ने कितनी बार आने के लिए कहा था, याद है ना? जी काका, चला जाऊंगा रात में। अब जब दादी माँ वहीं है फिर तो जाना ही पड़ेगा। प्रशांत ने बालों में उंगलियां घुमाते हुए कहा। जी फिर मैं जाऊं? हाँ आप जाइए। गांव में लड़की की शादी होने का मतलब है पूरे गांव का शामिल होना। यहाँ तो वैसा ही माहौल था। बड़े से खाली जगह पर टेंट लगाया गया था और वहीं सारा इंतजाम किया गया था। प्रशांत जब वहां पहुंचा तो सबसे पहले दादी माँ को ढूंढा। वह औरतों में बैठी थी, इसलिए वह उनसे मिल करके दूसरी तरफ आ गया। दूल्हा दुल्हन के जयमाला की रस्म हो रही थी। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन खड़े थे। दुल्हन दूल्हे को जयमाल पहनाने के लिए आगे बढ़े।
पर दूल्हे के दोस्तों ने दूल्हे को गोद में उठा लिया था, इसलिए दुल्हन वरमाला नहीं डाल पा रहे थे। तब दुल्हन को उसके भाई ने गोद में उठा लिया और फिर दुल्हन ने जल्दी से लड़के को वरमाला पहना दिया और लोग तालियां बजाने लगे। प्रशांत सोचने लगा उसकी शादी में ऐसी नोक झोंक और चुहलबाजियां कुछ भी नहीं हुई थी। कितना अच्छा लग रहा है ये सब। उसने दूल्हे की जगह खुद को और दुल्हन की जगह रिद्धिमा को अमेजिंग किया तो उसका मन भर आया। इतने दिनों बाद भी वह रिद्धिमा के दिल में अपनी जगह जो नहीं बना पाया था, वह उसे कैरेक्टरलेस समझती थी। जयमाला की रस्म के बाद सब लोगों का खाना खिलाया गया। अभी फेरों के लिए मुहूर्त नहीं हुआ था, इसलिए सब यूं ही बातों में बिजी थे। प्रशांत को ऐसा एहसास हुआ जैसे उसकी रिद्धिमा यहीं कहीं है, पर वह दादी माँ के साथ नहीं थे, इसलिए उसे लगा कि ये सब मन का भ्रम है। अगर वह दादी माँ के साथ आई होती तो उनके साथ ही रहती, अकेले कहाँ जाती भला। उसका मन नहीं कर रहा था यहाँ रुकने का, ऊपर से नींद भी आ रही थी। पर दादी माँ तो शादी में रुकती ही, इसलिए उसने एक बच्चे को बोल दिया कि दादी माँ को जा करके बता दे मैं घर जा रहा हूँ, और वहां से वापस आ गया। उधर रिद्धिमा अलग परेशान थी। वह दादी माँ के साथ आ तो गई थी, पर अभी तक प्रशांत से मिल नहीं पाई थी। जब यहाँ पहुंची तब प्रशांत घर में नहीं था। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद ही गांव के लोग दादी माँ से मिलने आ गए और शादी में शामिल होने के लिए मनुहार करने लगे। रिद्धिमा का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर दादी माँ ने बताया कि प्रशांत भी शादी में आएगा, तो वह भी वहां जाने के लिए तैयार हो गई। पर वह ये चाहती थी कि प्रशांत को उसके आने का पता भी हो। फिर उसे शरारत सूझी और उसने बाथरूम में लगे शीशे में लिपस्टिक से आई लव यू लिख दिया और दादी माँ के साथ शादी में शामिल होने आ गई। और यहाँ आकर के उसे सचमुच बहुत अच्छा लगा। सब उससे बहुत प्यार से बात कर रहे थे। होने वाली दुल्हन सुमन बहुत प्यारी लड़की थी। उससे मिल करके रिद्धिमा को बहुत अच्छा लगा। यहाँ दुल्हन को सजाने के लिए कोई ब्यूटीशियन नहीं आने वाली थी, इसलिए रिद्धिमा ने ये जिम्मेदारी स्वयं ले ली थी। उसने सुमन को बहुत अच्छे से मेकअप किया। फिर जब वह दादी माँ के पास आई तो उसे पता चला कि प्रशांत मिल करके गया है और वह उसे देख भी नहीं पाई, तो वह मायूस हो गई। फिर जयमाला की रस्म होने लगी तो वह सबके साथ बाहर आ गई, पर वह स्टेज के ऊपर नहीं गई, नीचे ही रही। उसकी नजरें भीड़ में प्रशांत को ढूंढ रही थे। उसने उसे देखा भी, पर सबके बीच उसे आवाज कैसे देती। फिर ये सोच करके दिल को तसल्ली दी कि एक बार फेरे हो जाएंगे तो सब साथ में ही घर चलेंगे। पर फिर प्रशांत ने खबर भेज दिया कि वह घर जा रहा है, तो अब तो दादी माँ विवाह संपन्न होने के बाद ही घर चलेंगे, इसलिए वह भी मन मार करके शादी देखने लगी। शादी होते ही वह दादी माँ के साथ घर आ गई। उस समय सुबह के 5 बज रहे थे और प्रशांत कमरा बंद करके सो रहा था। रामू काका ने दूसरा कमरा उन दोनों के लिए ठीक कर दिया था, इसलिए वह दादी माँ के साथ ही सो गई। पर उसने 8 बजे का अलार्म लगा लिया ताकि वह देर तक सोती ना रह जाए, और अलार्म बजने के साथ ही वह उठ गई। उसने देखा प्रशांत का कमरा अभी भी बंद था, इसका मतलब वह समय से उठी थी। वह जल्दी से वॉशरूम में घुस गई और तैयार होकर के किचन में आ गई, और थोड़ी देर बाद 2 कप चाय लेकर के वह प्रशांत के कमरे का दरवाजा नॉक कर रही थी। प्रशांत दरवाजे की सिटकनी खोल करके पलट गया और बगैर देखे ही कहा, इतनी सुबह क्यों उठाया काका? अभी तो 9 भी नहीं बजे हैं। खैर अब नींद खुल गई है तो मेरे लिए चाय बना दीजिए। चाय हाजिर है प्रशांत बाबू, रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। रिद्धिमा की आवाज सुन करके वह चौंक करके पलटा और उसे देख करके मन ही मन खुश हो करके सोचा, तो इसलिए कल से मुझे ऐसे एहसास हो रहे थे। पर प्रत्युत्तर में रूठे से अंदाज में बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ तो मुझे चैन से रहने दो। अच्छा, मेरे बिना आपको चैन मिलता है तो चली जाऊंगी दादी माँ के साथ, पर अभी मैंने इतने प्यार से चाय बनाई है, वो तो पी लीजिए। नहीं पीना मुझे कोई चाय वाय, मुझे साइट पर काम देखने जाना है, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है इतनी जल्दी जाने की, आराम से चाय पीजिए, फिर तैयार हो करके नाश्ता कीजिए, फिर सोचिए जाने की। वह उसके सामने आकर के खड़ी हो गई। मेरा मन नहीं है चाय नाश्ते का, हटो सामने से, मुझे जाना है। अच्छा, पर मैं जाने नहीं दूंगी। क्यों?
तुम क्यों रोक रही हो मुझे? क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ और बहुत शर्मिंदा हूँ। अच्छा, बस शर्मिंदा हो और कुछ नहीं कहना? उसने रिद्धिमा की आंखों में प्यार से देख करके कहा। अब प्रशांत को भी शरारत सूझी। कहना है ना तो कहो ना। उसने एक हाथ से रिद्धिमा के हाथ से चाय की ट्रे ले करके मेज पर रखी और तुरंत फिर उसके लरजते हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम करके कहा, मैं बहुत बहुत बुरी पत्नी हूँ, पर मुझे आपसे बहुत प्यार है, इसलिए आप नहीं जा सकते। प्लीज मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। कहते हुए वह रो पड़ी तो प्रशांत ने उसे खींच करके अपने करीब कर लिया और वह उसके सीने से लग करके रो दी। प्रशांत ने अपनी उंगलियों से उसके आंसू साफ किए और उसके माथे को प्यार से चूम करके कहा, नहीं, मेरी पत्नी बुरी नहीं है, सबसे अच्छी है, बहुत मासूम और प्यारी सी। किसी को कोई हक नहीं बनता है मेरी पत्नी के लिए बुरा कहे। तुम भी नहीं समझे। वह मुस्कुराते हुए बोला तो उसने रोते रोते प्रशांत की आंखों में देखा, फिर बोली, आपने मुझे माफ कर दिया? प्रशांत ने अपनी हथेलियों में उसका चेहरा भर लिया और कहा, हाँ यार, कर दिया माफ। मैं तुम्हारे प्यार में पागल जो हूँ, पर बस तुम्हारे प्यार में। हाँ, अब फिर कभी मेरे प्यार पर शक मत करना। नहीं, कभी नहीं। उसने अपनी बाहें प्रशांत के गले में डाल करके कहा और प्रशांत ने उसे प्यार से खुद में समेट लिया। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।